चलिए बच्चे, तो हम लोग शुरू करते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। चलो फटाफट इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। बच्चे लोग को जनरली इस चैप्टर में डर लगता है, पर मैं आपको बताऊं डरने का कोई बात नहीं है। मैं पूरा चैप्टर एकदम स्विफ्टली लेके जाऊंगा, पूरा एक एक पॉइंट रिवाइज कराऊंगा। बस अब इतना करके चले जाओ एग्जाम में, इट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा जरूरत ही नहीं है। तो भैया रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। तो भैया देखो, जब डिबेंचर इशू करते हैं जिस दिन, उस दिन क्या होगा? मान लो मैं कंपनी में डिबेंचर इशू कर रहा हूं, तो मैं आपके हाथ में एक डिबेंचर सर्टिफिकेट पकड़ाया और आपसे पैसा ले लिया, तो ये एक तरह का लोन ही है, ये तो पता ही है आपको। अब रिडेम्पशन में ठीक उल्टा होगा, मैं रीपे करने जाऊंगा, मैं बोलूंगा लाओ मेरे कंपनी का डिबेंचर सर्टिफिकेट वापस दो मेरे को, और ये लो पकड़ो अपना पैसा वापस लो। सीधा बात है, यही रिडेम्पशन है। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। अब रिडेम्पशन अभी जो अपने लोग सीखने वाले हैं, ये एज पर अमेंडेड शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2019 सीखने वाले हैं, और इसमें भी रूल नंबर 18 के हिसाब से सीखेंगे। भैया इतना कुछ याद रखना नहीं, ऐसे ही बता दिया, मेरा बात समझे। तो भैया डिबेंचर कितना तरह से रिडीम होता है? डिबेंचर मोटा मोटा 4 तरह से रिडीम किया जाता है। एक बोलते हैं लमसम रिडेम्पशन। लमसम रिडेम्पशन मतलब पूरा डिबेंचर का पेमेंट वन शॉट करेंगे। आज डिबेंचर इशू किया, 10 साल बाद रिडीम करेंगे, तो 10 साल बाद एक बार में पूरा, मान 1 करोड़ का डिबेंचर, पूरे 1 करोड़ रुपए वापस करेंगे, उसको बोलते हैं लमसम रिडेम्पशन। दूसरा होता है रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में क्या हुआ, जैसे मैंने 1 करोड़ का डिबेंचर आज इशू किया, अब मेरे को रिडीम करना है, मैं पूरा एक बार में रिडीम नहीं कर रहा हूं, मैं तोड़ तोड़ के रिडीम कर रहा हूं। थोड़ा 20 लाख कर दिया, फिर 20 लाख कर दिया, फिर 20 लाख कर दिया, फिर 10 लाख कर दिया, तुम समझ रहे? तोड़ तोड़ के रिडीम करते हैं, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट। तीसरा है रिडेम्पशन बाय वे ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, जिस दिन रिडीम करते हैं उस दिन पैसा नहीं देते हैं, पैसे के बदले हम अपने ही कंपनी का नया शेयर या नया डिबेंचर दे देंगे। मान लो आप डिबेंचर होल्डर हो, आपके हाथ में एक डिबेंचर है, आप एक डिबेंचर दिए 100 रुपए का मेरे को, तो मेरे पास पहला ऑप्शन में 100 रुपए कैश दे दूं। मैं बोलता हूं मैं कैश नहीं दूंगा, आपको क्या किया, मेरे ही कंपनी का मैं अपना शेयर दे दिया नया, या फिर नया डिबेंचर दे दिया, तो इसको बोलते हैं रिडेम्पशन बाय वे ऑफ कन्वर्जन। और लास्ट है ओपन मार्केट परचेज। क्या होता है, जो लिस्टेड कंपनी वगैरह होते हैं उनका जैसे शेयर मार्केट में लिस्ट होता है, वैसे डिबेंचर भी मार्केट में लिस्ट होता है। तो एज अ कंपनी मेरे को रिडीम करना है, तो क्या करना है, डिबेंचर होल्डर को पैसा ही तो देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में चला जाऊंगा, मैं जाके अपना ही डिबेंचर खरीद लूंगा, अपना ही डिबेंचर खुद खरीद लिया और आपको पैसा दे दिया, कहीं ना कहीं रिडेम्पशन हो गया। अब ओपन मार्केट परचेज में भी 2 केस है, वो आगे जाके पता मतलब डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। अभी पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, और ऐसे समझो हम लमसम का ही बात कर रहे हैं, पर बेसिक बात भी उसी में हो जाएगा, लमसम भी उसी में हो जाएगा। सबसे पहला बात, इस चैप्टर में शुरू करने से सबसे पहला बात आता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में। और भैया सुनो ना, कुछ कुछ छोटा छोटा बात समझ लो मेरा। अभी जो लॉ है उसके तहत कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? तो आंसर है 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। आपका जो भी डिबेंचर आप रिडीम करने वाले हो उसका पूरा नहीं बनाना, उसका सिर्फ 10% बनेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनेगा। कितना परसेंट बनेगा? 10% बनेगा। यहां तक समझ में आ गया? अब भैया क्वेश्चन है, ये बनाना कब पड़ता है? एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के पहले आप कभी भी बना सकते हो, कोई फिक्स डेट नहीं है। अच्छा भैया, ये जो बनाना पड़ेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कितना बनाना पड़ेगा? अरे बोला तो 10%। मान लो 1 लाख फेस वैल्यू का डिबेंचर रिडीम कर रहा हूं, तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। मुझे 10,000 का डीआरआर बनाना है। कब बनाना है? कभी भी बना सकते हैं, रिडेम्पशन के पहले। भैया ये जो 10,000 का आपको डीआरआर बनाना है, वो एक बार में बनाना है कि तोड़ तोड़ के भी बना सकते हैं? तो ये कंपनी का मन है, कंपनी चाहे तो एक बार में बना ले पूरा 10,000, या फिर तोड़ तोड़ के, माने 10 साल के बाद रिडीम होगा तो 2,000 2,000 2,000 करके धीरे धीरे करके भी बना सकता है। भैया ये जो डीआरआर बनाएंगे, आप बोल रहे हैं डीआरआर बनाएंगे, ये कहां से बनाएंगे? तो डीआरआर बनाना चाहिए, ये लोग जो बोला है लॉ में, जो बताया है, बोला करंट ईयर का प्रॉफिट से बनाना चाहिए। अरे करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब कहां मिलेगा? पीएल। तो पीएल से बनना चाहिए। तो एग्जाम में जब भी डीआरआर बनाओगे तो किससे बनाना? पीएल जिससे यूज करके बनाना, पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर बना। हाँ, अगर एग्जाम के क्वेश्चन में पीएल नहीं है तो जर्नलिज्म यूज कर लेना, पर हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा रहेगा? पीएल रहेगा। तो ये सारा बात मैंने नोट्स में लिख दिया। आपके नोट्स चाहिए? अच्छा घबराइए मत, ये पूरा लिखा हुआ मेरा हैंड रिटन नोट्स का मैं पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देना, आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। और हाँ, इसका लिंक मैं एक काम करूंगा, जो पहला कमेंट है ना उसको पिन करके भी लगा दूंगा। दोनों में से कहीं एक जगह तो आपको मिल ही जाएगा,
आप इसको डाउनलोड करके पक्का पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या बोला, एज पर सेक्शन 71 अ कंपनी शुड क्रिएट डीआरआर प्रायर टू रिडेम्पशन और डिवेंचर, डिवेंचर रिडीम होने के पहले बन जाना चाहिए। डीआरआर शुड बी क्रिएटेड एटलीस्ट 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, कितना बनना चाहिए 10%, ठीक है। तीसरा, डीआरआर कैन बी क्रिएटेड इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर, जो मैंने बनाया टुकड़ों में धीरे धीरे करके बना लेंगे। और इट कैन बी क्रिएटेड वन शॉट बिफोर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के पहले एक बार में भी बन जाएगा। जैसे यार या तो तोड़ तोड़ के बना लो डीआरआर, या तो एक बार में बना लो। डीआरआर शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने वही बोला डिविजिबल प्रॉफिट से बनेगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट, तो पहला प्रेफरेंस क्या बोलोगे, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब पीएल से बनना चाहिए, सीधा बात। हाँ मैंने ये भी लिख दिया इन एग्जाम क्वेश्चन में पीएल इज नॉट गिवन देन वी यूज जीआर आल्सो। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तुम्हारा पीएल है ही नहीं, तो क्या सम छोड़ दोगे, नहीं, तब किससे बना के आ जाना, जर्नलिज्म पक्का दिया होगा, जर्नलिज्म यूज करके बना लेना। बोले समझ में यहां तक। अब इंपॉर्टेंट बात, ये बनाए क्यों है डीआरआर, रिडेम्पशन के लिए बनाए। फिर आगे लॉ जब पढ़ोगे उसमें बोला गया है कि जैसे ही रिडेम्पशन हो जाए तो अब डीआरआर का कोई जरूरत नहीं है, जो आपने डीआरआर बनाया तो जो भी आपका बैलेंस रहेगा डीआरआर में उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा। जैसे ही रिडीम होगा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, वंस द रिडेम्पशन इज ओवर बैलेंस ऑफ डीआरआर शैल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब एक एंट्री बन जाता है डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बोलो ठीक है। अब क्वेश्चन आता है भैया डीआरआर बनाना किसको है, सबको बनाना है, तो आंसर इज नहीं। उन्होंने एक लिस्ट दिया है उसको मैं समराइज करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिस्ट तो बहुत लंबा चौड़ा है, समराइज करके दे रहा हूं, उसको बस याद रखना। अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग बैंक विच इज रेगुलेटेड बाई आरबीआई बट अदर देन एनबीएफसी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बैंक मैंने एनबीएफसी छोड़ के, तो आपको डीआरआर कितना बनाना है 0%। किंतु अगर आप एनबीएफसी हो, चाहे पब्लिक वाले हो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट वाले हो, तो आपको भी कितना बनाना है 0%। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो आपको डीआरआर कितना बनाना है 0%, किंतु आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आपको डीआरआर कितना बनाना है 10%। देखो सब जगह मैंने 0 लिखा, सिर्फ एक जगह 10 लिखा है, मतलब सीधा सीधा बात बोले, इतना नहीं बोल के डीआरआर सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ता है। अगर आप एक कंपनी है वो भी अनलिस्टेड कंपनी, तो आप तो डीआरआर बनाएंगे। अगर आप और भी कोई भी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, तो आपको डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा दिमाग में, डीआरआर सिर्फ कौन बनाएगा, लिस्टेड कंपनी। डीआरआर कौन बनाएगा, लिस्टेड कंपनी। कितना परसेंट, 10%। कब बनाता है, एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन, एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन। बोलो यहां तक ठीक है। अब एग्जाम के क्वेश्चन वाइज थोड़ा सा डिस्कशन करना है मेरे को कि कब आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा एग्जाम में, तो कब बनाना पड़ेगा भैया, तो जरा ध्यान सुनो। क्वेश्चन कई तरह का दे सकता है। मान लो क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दे दिया है, क्या दे दिया है, बैलेंस शीट। मैं समझाने के लिए टी शेप बना रहा हूं, किंतु कंपनी का बैलेंस शीट तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। मान लीजिए आपका एक डिबेंचर आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपीस का, 1 लाख का 10% होता है 10,000। आपको बैलेंस शीट में डीआरआर भी दिया है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10,000। तो आप सबसे पहले क्या है, मेरा बात समझो, अगर आपको बैलेंस शीट दिया है तो चेक करो बैलेंस शीट में क्या डीआरआर दिया है, यहां दिया है। कितना दिया, 10,000। हाँ, बनाना कितना था 10,000, 1 लाख का 10%, तो 10,000 बनाना था, 10,000 बनाना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एग्जाम में डीआरआर का एंट्री नहीं करना चाहिए। बात समझ गया। किंतु मान लो आपको डीआरआर दिया हुआ है 6,000, तो आपका दिमाग क्या चलना चाहिए कि बैलेंस शीट दिया हुआ है, दिया हुआ है, डीआरआर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, सफिशिएंट डीआरआर क्रिएट हुआ है क्या, नहीं, क्रिएट होना चाहिए 10, क्रिएट कितना हो रखा है 6,000, 4,000 बाकी है, तो आप 4,000 का डीआरआर बना के आ जाना एग्जाम। या फिर तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि क्वेश्चन में डिबेंचर तो है बैलेंस शीट में, किंतु डीआरआर दिया हुआ नहीं है। अगर बैलेंस शीट में डीआरआर नहीं है, इसका मतलब अभी तक वो लोग 1 रुपया का भी डीआरआर नहीं बनाए। इसका मतलब पूरा 10,000 का डीआरआर हमको बनाना पड़ेगा, तो हम एंट्री करके आएंगे। तो क्या समझे, पहले चेक करो बैलेंस शीट दिया कि नहीं दिया, हाँ भैया दिया है। उसमें डीआरआर दिया कि नहीं दिया, हाँ भैया दिया है। चेक करो सफिशिएंट है क्या, भैया सफिशिएंट है, तब डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। डीआरआर दिया है मगर सफिशिएंट नहीं है, तो जितना डेफिसिट है उतने पोर्शन का डीआरआर बनाना। और बैलेंस शीट दिया और डीआरआर दिया ही नहीं है, तो पूरा डीआरआर बनाना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में लोग क्या करेगा, बैलेंस शीट देगा ही नहीं। तो बैलेंस शीट अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो चेक कर लो सम पढ़ के कि वो लोग क्या बोला है, डीआरआर बनाए हैं कि नहीं बनाए। अगर बोल दिया डीआरआर बना लिए तो मत बनाना,
अगर बोला डीआरआर नहीं बनाए हैं तो बना लेना, फिर घटिया क्वेश्चन आएगा। भैया क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो भैया घटिया नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ मेरे को भी पता है। तो भैया अगर क्वेश्चन साइलेंट है मतलब बैलेंस शीट नहीं दिया और क्वेश्चन में ये बताया नहीं है कि डीआरआर बनाया कि नहीं बनाया, तो तुम बना के आ जाना। अज्यूमिंग वो लोग डीआरआर नहीं बनाया, तुम बना के आ जाना। समझ गए ये बात? थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देख कोई बात नहीं, मैंने ना एक सुंदर सा चार्ट ऐसा बना दिया, when to create and not to create DRR in exam question, कब बनाना चाहिए कब नहीं बनाना चाहिए। if balance sheet given in question, पहले चेक करो क्या बैलेंस शीट गिवन है। यस बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट अगर गिवन है तो देखो इज डीआरआर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, क्या बैलेंस शीट में डीआरआर दिया है? मान लो आंसर है यस, तो चेक करो इज सफिशिएंट डीआरआर गिवन, क्या सफिशिएंट है? यस, तब तो कोई एंट्री का जरूरत नहीं। अगर सफिशिएंट है, डीआरआर है 10 चाहिए 6 है, इनसफिशिएंट है, देन क्रिएट डीआरआर फॉर डेफिसिट पोर्शन, जितना डेफिसिट उतना डीआरआर बना। और या फिर बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट दिया है मगर उसमें डीआरआर बनाया हुआ नहीं है, देन क्रिएट डीआरआर, वी नीड टू डू जर्नल एंट्री, तब डीआरआर बना के जर्नल एंट्री कर लेना। क्लियर हुआ? किंतु मान लो बैलेंस शीट दिया ही नहीं है तो नो बैलेंस शीट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तब क्या करोगे? तब डीआरआर बना के आना। इफ नो इंफॉर्मेशन ऑफ डीआरआर इन क्वेश्चन देन क्रिएट डीआरआर, दैट इज पास जर्नल एंट्री फॉर डीआरआर, बना लेना जर्नल। बोले यहां तक ठीक है? हाँ। अब भैया एंट्रीज कैसे करोगे, तो सुनो स्टेप समझो थोड़ा सा, अभी मैं धीरे धीरे करके एक्सपैंड करूंगा, ठीक है ना? समझो स्टेप को। स्टेप क्या करना, पहले चेक करो डीआरआर बनाया कि नहीं बनाया। नहीं बनाया हुआ तो पहले जाके डीआरआर बनाने का एंट्री कर दो, पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, बना लिया। अब ड्यू करोगे, ड्यू मतलब डिबेंचर को पैसा देना है, मान लो रिडेम्पशन एट पार बोला है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर होल्डर कर देना, कोई प्रीमियम नहीं मान लेते एक बार के लिए, अगला एग्जांपल में प्रीमियम ले आएंगे। अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, रिडेम्पशन हो गया, तो अब डीआरआर का कोई जरूरत नहीं है, मैंने बताया था। तो इस डीआरआर को कहां ट्रांसफर करोगे? जनरल रिजर्व में, तो चौथा एंट्री कर देना डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। समझ रहा मेरा बात? आगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, भैया ये क्या चीज बोले? देख डिबेंचर मान ले 100 रुपए का है, 100 के बदले अगर मैं 100 वापस करूं तो बोलते हैं रिडेम्पशन एट पार हो गया। किंतु अगर मैं 100 के बदले ज्यादा दूं, 110 रिटर्न कर रहा हूं मान लो, तो जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, शॉर्ट में मैं बोलता हूं पोरोड। और भैया अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा तो उसको भी राइट ऑफ करने का एंट्री करना पड़ेगा, जैसे आप लोग उसमें नहीं करते थे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन बाईबैक में पोरोप्स और पॉप को, वैसे पोरोड को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। किससे राइट ऑफ कर सकते हैं? फ्री रिजर्व से। वही है, पहला ऑप्शन है पीएल, पीएल यूज कर लेना, पीएल नहीं है तो जनरल रिजर्व यूज कर लेना। पोरोड शैल बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट पीएल और जनरल रिजर्व। समझ रहे? तो अब मान लो प्रीमियम में रिडीम हो रहा है तो कैसे एंट्री होगा? पहला एंट्री तो तुम डीआरआर बनाने का करेगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। अब ड्यू एंट्री करेगा तो डिबेंचर डेबिट, अब पोरोड भी डेबिट हो जाएगा, ये भी पे करना है। किसको पे करना है? डिबेंचर होल्डर। अब तुम पोरोड को राइट ऑफ करो पहले, तो पीएलजीआर जो भी यूज कर रहे हो टू पोरोड करके राइट ऑफ करो, फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है तो एंट्री करेगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जैसे ही मैं पेमेंट कर दिया रिडेम्पशन हो गया। अब इस डीआरआर का जरूरत नहीं है, इस डीआरआर को कहां डाल देना? जनरल रिजर्व में, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अभी तक 5 एंट्री कराया हूं मैं, धीरे धीरे करके मैं इसको 11 एंट्रीज बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इतना दूर क्लियर हो रहा है? तो पहले डीआरआर बनाना है, फिर रिडेम्पशन ड्यू करना है, फिर पोरोड राइट ऑफ करना है, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, फिर डीआरआर को जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दो। क्लियर हो गया? अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, DRRI, बहुत जन शॉर्ट में DRI बोल देता है, फुल फॉर्म है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो वही है आपका जो सेक्शन 71(4) क्या बोलता है, सुनो मेरा बात पहले सुनो। वो लोग बोलता है हर कंपनी, मैंने बोला हर, एवरी कंपनी, यहां लिस्टेड अनलिस्टेड ऐसा नहीं है, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, कोई भी हो, हर एक कंपनी को डीआरआर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। DRRI, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, कितना? फेस वैल्यू का 15% करना पड़ेगा। कितना परसेंट? फेस वैल्यू का 15% बनाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पैसा भैया इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? मैंने पैसा उठा के रखना है, रिडेम्पशन के दिन पैसा चाहिएगा ना, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, तो पूरा नहीं करना है, फेस वैल्यू का 15% करने के लिए बोला है। भैया कब करना है? कब करना है?
तो बोलता है कि आप कभी भी कर सकते हैं, मगर रिडेम्पशन के ठीक पहले वाला 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। नहीं समझा? मान लो मैं आपको समझाता हूं। ये चालू हुआ 1/4/2026, ईयर एंड होगा 31/3/2027। मान लो यहां पर 1 फरवरी 27 को हम रिडेम्पशन करेंगे, इसके ठीक पहले वाला 30 अप्रैल, तो ये डेट आएगा 30 अप्रैल 2026। बोले यहां तक आपका डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो जाना चाहिए। जिस साल आप रिडीम कर रहे हैं उसके ठीक पहले वाला 30 अप्रैल तक रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो जाना चाहिए। भैया कर लिए क्रिएट, फिर भैया सुनो ना, जिस दिन रिडेम्पशन होगा ना, तो रिडेम्पशन का पेमेंट करने के ठीक पहले ये इन्वेस्टमेंट को बेचना भी पड़ेगा। बेच के पैसा आएगा, उससे रिडीम करेंगे, आई मीन रिडेम्पशन का पैसा दे देंगे। फिर मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे कहां करेंगे? कोई भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो भैया। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स एग्जांपल के तौर पे कोई गवर्नमेंट स्टॉक, क्या सिक्योरिटीज में डाल दो, ट्रेजरी बिल्स में डाल दो, एफडी बनवा के रख लो, जहां पर भी रिस्क नहीं होगा। तुम बोलेगा हम सट्टा बाजार में लगाते हैं डबल करके आएंगे, वो सब नहीं चलेगा। चाहे तुम कितना ही धुरंधर हो, वो अलाउड नहीं है। तुमको ही उठा के रखना पड़ेगा 15%। कहां पर? रिस्क फ्री जगह पर, जहां कोई रिस्क नहीं। ठीक है, देखो ये सब बात मैंने जो बोला यहां लिखा हुआ है। एज पर सेक्शन 71(4) एवरी कंपनी शुड इन्वेस्ट एटलीस्ट 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर इन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, जैसे फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कब करना है? ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, इमीडिएटली प्रायर टू रिडेम्पशन। बोले यहां तक समझ में है? दूसरा बात क्या बोला था? द कंपनी शुड सेल इट्स DRRI, शॉर्ट में DRRI बोलता हूं मैं, हाँ, बिफोर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर का जो पेमेंट होता है ना, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वो वाला एंट्री के ठीक पहले आप सेल कर दो फॉर अरेंजमेंट ऑफ कैश। क्यों? कैसे कैश अरेंज हो जाएगा, क्योंकि बनाए किस लिए? कैश के लिए। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे जिस दिन, उस दिन एंट्री होता है DRRI डेबिट टू बैंक, जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया। मान लो 1 लाख का तुम्हारा इन्वेस्ट डिबेंचर, तो उसका 15% यानी 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर? और जब बेचने जाएंगे तो एंट्री क्या बनेगा? नॉर्मल इन्वेस्टमेंट सेल का एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। अब जब बेचोगे तो या तो लॉस आएगा या तो प्रॉफिट आएगा। जो भी आए प्रॉफिट लॉस, इन दोनों को कहां ट्रांसफर कर देना? पीएल में ट्रांसफर कर देना। और अब एक बहुत लाजवाब पॉइंट बोल रहा हूं, सुनो। एग्जाम में वो लोग डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनाने नहीं बोले, बोले ना बोले, आपको तो करना। जैसे डीआरआर नहीं बोला था, वैसे ही है कहानी। अब कहानी था बेचने का। लोग बेचने के लिए ना 99% टाइम क्वेश्चन में बोलेगा नहीं। वो लोग बेचने के लिए 99% टाइम क्वेश्चन में बोलेगा ही नहीं। भी अगर बेचने नहीं बोलेगा तो भी तुम बेच के आओ। अगर डिबेंचर रिडेम्पशन हो रहा है तो रिडेम्पशन जो तुम्हारा पेमेंट का एंट्री है उसके ठीक पहले सेल करके दिखा देना। भैया बेचने नहीं बोला तो कितने बेचेंगे? तो पार में बेच देना। मान लो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो 100 रुपए बेच देना, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच के, किंतु बेचने का एंट्री जरूर करेगा। भैया सुनो ना, एक बात बताओ, डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनाना है कि नहीं बनाना है, कैसे पता चलेगा? जैसे डीआरआर का पता चला, मान लो एक बैलेंस शीट दिया हुआ क्वेश्चन में, जिन क्वेश्चन से बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें इधर डिबेंचर दिया हुआ रहेगा, मान लो 1 लाख का, और तुमको DRRI यहां पर दिया हुआ ऑलरेडी 15,000। डीआरआई बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 15। बना हुआ कितना है? 15। अगर ऐसे बना हुआ दिख जाए तो तुमको डीआरआर इन्वेस्टमेंट का एंट्री करने का जरूरत नहीं है। मेरा बात समझा? मान लो डीआरआर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मगर 10,000 दिया हुआ है। डीआरआर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। कितना बनना चाहिए? 15। दिया कितना है? 10। पूरा नहीं, बस सफिशिएंट नहीं है, तो तुम 5,000 का डीआरआर इन्वेस्टमेंट का एंट्री करके आ जाओ। अब मान लो बैलेंस शीट दिया हुआ है, डिवेंचर है, उसमें डीआरआई इन्वेस्टमेंट दिया हुआ ही नहीं है। दिया हुआ ही नहीं है मतलब अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है, तो तुम क्रिएट करके आ जाओ। देख मैं तो बोलूंगा एग्जाम में डेट वेट देखने का भी जरूरत नहीं है, एग्जाम क्वेश्चन का बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ करनी। अगर डीआरआई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो चुपचाप बना के आ जाओ। और लास्ट ऑप्शन, अगर सब में बैलेंस शीट दिया ही नहीं है और क्वेश्चन बताया नहीं है कि डीआरआई इन्वेस्टमेंट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, मतलब साइलेंट है, तो तुम बना के आ जाना, डीआरआई इन्वेस्टमेंट की एंट्री बना के आ जाना। समझ गया? देख मैं यहां पर सारा बात लिखा हूं, तुम टेंशन मत ले।
द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डीआरआर इन्वेस्टमेंट शुड बी ट्रांसफर टू पीएल। व्हेन टू डू और नॉट टू डू डीआरआर इन्वेस्टमेंट एंट्री, कब करना है कब नहीं करना है। इफ बैलेंस शीट इज बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन, पहले चेक करो, यस गिवन है तो चेक करो डीआरआर इन्वेस्टमेंट गिवन है क्या, मान लो हाँ गिवन है, तो प्लीज चेक करो इज इट सफिशिएंट और नॉट। सफिशिएंट दिया है तो कोई एंट्री का जरूरत नहीं है, सफिशिएंट नहीं है तो आप डीआरआर का जितना भी डेफिसिट है उसके लिए एंट्री बना कर, और मान लो बैलेंस शीट दिया है डीआरआर इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं है, तब आपको एंट्री कर लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट। और सम में अगर बैलेंस शीट दिया ही नहीं और क्वेश्चन साइलेंट है, तब आपको जर्नल एंट्री करके आना चाहिए डीआरआर इन्वेस्टमेंट। समझ रहा कुछ? अच्छा एक और बात, थोड़ा सा मैं बात कर लूं तो अच्छा रहेगा। ये जो डीआरआर इन्वेस्टमेंट है ना, आपने तो इन्वेस्ट किया ना, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। हाँ, और जब जिस दिन इंटरेस्ट मिलेगा उस दिन एंट्री कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। और इंटरेस्ट इनकम है तो इसको पीएल में भी डाल देना, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बेचने के पहले ये जरूर देख लेना कोई इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब सब में बोलेगा इंटरेस्ट के बारे में तो हम कर लेंगे कहानी, नहीं बोलेगा तो हम इग्नोर कर देंगे। अगर वो लोग बोलेगा हम इंटरेस्ट की एंट्री कर लिए तो कर लिए, नहीं बोलेगा हम लोग नहीं किए तो हम कर देंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर तुम दिमाग मत लगाना। अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा क्वेश्चन, इंटरेस्ट का रेट कितना पता ही नहीं है, तब इंटरेस्ट की एंट्री मत मार। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। देख मैंने यहां लिख दिया सब, मैं क्या बोला, अब एंट्री का सीक्वेंस क्या बना। अच्छा एंट्री का सीक्वेंस में जाने से पहले एक और बात, तो एक बात है डीआरआर बनाना पड़ेगा 10% बोले थे, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ता है 15%। अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग बैंक, तो आपको डीआरआर तो नहीं बनाना, इन्वेस्टमेंट बनाना है। अगर आप एनबीएफसी हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, डीआरआर तो नहीं बनाना, इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो डीआरआर तो नहीं बनाना, डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है तो डीआरआर भी बनाना है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनाना है। तो अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है तो दोनों बनाना है, और अनलिस्टेड को छोड़ के कोई और है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीआरआई इन्वेस्टमेंट बनाना है। यह बात थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है भैया आगे बताइए। तो भैया सुनो ना, मैं एंट्रीज कर रहा था, इंटरेस्ट में देखो मैं एंट्रीज, अब लमसम वाला केस में आके सारा एंट्रीज बोलता हूं, टोटल 11 एंट्री करके दिखाऊंगा। एग्जाम में बस 11 स्टेप सोचो, अपने आप सम सॉल्व हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है, पहले डीआरआर नहीं बनाया हुआ तो डीआरआर बना दो, पीएल टू डीआरआर। इन्वेस्टमेंट नहीं बनाया हुआ तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट टू बैंक कर लो। यहां तक मैंने लीगल कंप्लायंस पूरा कर दिया। अब तुम रिडेम्पशन ड्यू करो, डिबेंचर डेबिट, फॉरवर्ड डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, रिडेम्पशन ड्यू कर दिया। ठीक है भैया कर दिया। फिर अब ये पोरोड को राइट ऑफ कर दो, पीएल अकाउंट डेबिट टू पोरोड। ठीक है भैया, अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दे, सही बोल रहे हो, किंतु पेमेंट के पहले मैं क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट बेचना। किंतु इन्वेस्टमेंट बेचने के पहले अगर उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो ले लो। तो देखो मैंने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पहले ले लो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और उसको पीएल में डाल दो, इंटरेस्ट टू पीएल। अब तुम अपना इन्वेस्टमेंट बेच दो बैंक टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में बोलेगा तो जिस वैल्यू बोलेगा बेच देना, प्रॉफिट लॉस को पीएल में डाल देना। कुछ नहीं बोलेगा तो पार वैल्यू में बेच देना, जितने में खरीदा था उतने में बेच दो। फिर अगर तुम जो डिबेंचर रिडीम कर रहा है उस पर कोई इंटरेस्ट देना बाकी, अगर कुछ बोल दे तो इंटरेस्ट दे देना, बोलेगा तो नहीं तो नहीं। डिबेंचर इंटरेस्ट बैंक। और फिर डिबेंचर इंटरेस्ट खर्चा है, नॉमिनल है, पीएल में डाल देना, पीएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। और लास्ट में तुम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। यहां पर रिडेम्पशन खत्म। तो अब ये जो डीआरआर बनाए थे इसका अब जरूरत नहीं है, तो इस डीआरआर को कहां डालोगे, जनरल रिजर्व में। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। टोटल 11 एंट्रीज का खेल है। सुनना, सबसे पहला क्या करना, डीआरआर बनाने का एंट्री, दूसरा डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनाने का एंट्री। ठीक है भैया। फिर तुम क्या करना, पहले रिडेम्पशन का ड्यू एंट्री कर दो, फिर पोरोड को राइट ऑफ कर दो, फिर इंटरेस्ट ऑन डीआरआर आई मिलेगा, उस इंटरेस्ट को पीएल में डाल दो, फिर डीआरआर इन्वेस्टमेंट बेच दो, फिर डिवेंचर का इंटरेस्ट देना बाकी है तो दे दो, उस इंटरेस्ट को पीएल में डाल दो,
फिर पेमेंट कर दो डिबेंचर होल्डर को, 10 हाथ हो गया, 10 उंगली, लास्ट एक है डीआरआर को जर्नलिज्म में डाल। ये तो मैं नॉर्मल इंसान हूं तो 2 हाथ में नहीं हुआ, तीसरा हैंड यूज करना पड़ा। ऋतिक रोशन होता तो एक हाथ, दोनों हाथ से ही हो जाता। ठीक है, दोज हू नो दे नो। बोलो यहां तक ठीक है, फीलिंग आ रहा है ना एकदम बढ़िया से? फीलिंग तो उसके लिए भी जागा था कि तो कुछ हो ना पाया। क्या भैया? कुछ नहीं, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। भाई साहब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बढ़िया लग रहा है। और बढ़िया लग रहा है, तुमको लग रहा है काम का चीज है, तुमको नहीं लगता है कि तुमको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना चाहिए? जानता हो नहीं जानता हो, तुम जो कोर्स कर रहा हो वो बच्चा अगर वही कोर्स कर रहा है उसके तक पहुंचना नहीं चाहिए वीडियो। ये देखो मैं तो टारगेट लेके बैठा हूँ, इस साल पास परसेंटेज बढ़ाना है। मैं इसीलिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो क्या मतलब है ये सब बनाने का, वीडियो मेहनत करने का था। तुम लोग क्लिक कर रहे हैं कि वे 5% बढ़े, क्योंकि जिस तरह का मार्केट में हिसाब किताब हो रखा है, जिस तरह से तुम लोग पढ़ रहे हैं और जिस टाइप का मैराथन पढ़ रहा है, आई एम रियली सॉरी टू से, उससे क्लियर होने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, 2 मिनट में 5 मिनट में सब खत्म हो रहा है, ऐसे नहीं होता। वरना जिस चीज में टाइम लगना वो लगेगा। तुम पैदा हुआ उसमें भी टाइम लगा है, अगर उसको जल्दी करने चले जाए ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सॉरी ऐसे बोलने के लिए, बट ये फैक्ट है। जरा सोचो हम जो बोले हैं, थोड़ा गहराई से सोचो। भाई एक तुम पेड़ लगा रहे हैं आम का पेड़, अब उसको उग के आम का फल देने में अगर वो 5 साल लेगा तो लेगा। तुम हड़बड़ी करके फल तोड़ने का कोशिश करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। जब नया उगता है ना प्लांट, मैंगो ट्री, तो थोड़ा थोड़ा सा मंजरी लगता है, मतलब मैंगो लगता है उसमें। किंतु जो स्मार्ट लोग होते हैं ना वो मैंगो को खाते नहीं, उसको कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस मैंगो ट्री अभी तक ग्रो नहीं, उसको टाइम लगेगा। अगर तुम वहीं से मैंगो तोड़ के मैंगो खाने लग गया ना, मतलब तुम समझ रहे, ग्रो करने दिया अगर मैंगो को, वो ट्री कभी बड़ा हो ही नहीं सकता और फिर जल्दी मर जाए। तो तुम लोग को भी ये समझा रहे हैं। चलो ठीक है, हम कहाँ रिवीजन करा रहे हैं, कहाँ समझाने चले गए, तुम लोग ज्यादा स्मार्ट है हम लोग से, ठीक है ना? चलो यहां तक ठीक है। अब ये तो हुआ लमसम रिडेम्पशन का बात। अब एक बात करते हैं कि रिडेम्पशन, भाई कन्वर्जन बोलेगा तो क्या था भाई? इंस्टॉलमेंट, अरे सुनो ना, इंस्टॉलमेंट भी सेम ही है, इसके लिए कोई अलग नहीं है। बस इंस्टॉलमेंट में होगा तो पूरा डिबेंचर रिडीम नहीं होगा। मान लो 1 लाख का है, उसमें 20,000 का डिबेंचर रिडीम किया तो प्रोपोर्शनेटली सारा कहानी कर देना। नहीं समझा? डीआरआर इन्वेस्टमेंट पूरा बना लेना। अब 20,000 के हिसाब से जो एंट्री बनेगा वो बना लेना, पुरोड राइट ऑफ कर देना, इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट पीएल में डाल देना। यहां तक समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट पूरा मत बेचना। अगर तुम 20% मान लो 20% डिबेंचर रिडीम कर रहा है तो 20% इन्वेस्टमेंट सेल कर, और लास्ट में जो डीआर से जर्नलिज्म में जाएगा वो भी 20% ही ट्रांसफर करना ऑफ द टोटल यू हैव। मान लो 20% डिबेंचर रिडीम कर रहा है, 30% डिबेंचर रिडीम कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट सेल भी 30% करना ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, और डीआरआर से जर्नलिज्म में 30% डालना। समझ गया? ओके। अब आते हैं कन्वर्जन को लेकर। रिडेम्पशन भाई कन्वर्जन में क्या होता है मुन्ना, कि रिडीम करते वक्त मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे के बदले मैं अपनी ही कंपनी का नया शेयर दे दिया या नया डिबेंचर दे दिया। तो सोचो ना हुआ क्या, मैं आपसे पुराना डिबेंचर सर्टिफिकेट लिया, आपको नया शेयर दे दिया। तो ऐसे में बोलूं अब तू मेरा डिबेंचर होल्डर नहीं शेयर होल्डर है, तो तेरे को मैंने डिबेंचर होल्डर से शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए बोलते हैं कन्वर्जन। अब कन्वर्जन याद रखना 2 तरह से होता है, एक तो बोलते हैं मैंडेटरी कन्वर्जन और एक होता है ऑप्शनल कन्वर्जन। मैंडेटरी एंड ऑप्शनल। ये मैंडेटरी कन्वर्जन मतलब, मैंडेटरी मतलब आपको मैंडेटरीली शेयर या डिबेंचर्स लेना पड़ेगा, आपको कैश मिल ही नहीं सकता रिडेम्पशन के लिए। और याद रखना अगर मैंडेटरी कन्वर्जन है तो ऐसे केस में डीआरआर इन्वेस्टमेंट कोई भी बनाने का जरूरत नहीं है, चाहे कैसे भी कंपनी किसी भी टाइप का। क्यों भैया? डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनाए थे क्यों थे? इसके पीछे का लॉजिक, लॉ का लॉजिक क्या है? लॉ का लॉजिक है कि भैया जिस दिन रिडीम होगा उस दिन पैसे का अरेंजमेंट आराम से होगा। अब यहां पर सोचो जब कन्वर्जन होगा तो पैसा देना ही नहीं है, कैश देना ही नहीं है, तो कैश देना ही नहीं है, सो व्हाट इज द मोटिव ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट? तो जरूरत नहीं है। मैंडेटरी कन्वर्जन के वक्त ना ही डीआरआर बनेगा ना ही डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनेगा। बोले यहां तक ठीक? अब हो गया ऑप्शनल कन्वर्जन। ऑप्शनल कन्वर्जन में क्या होता है, ये जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ना उनके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप कैश ले लीजिएगा या तो शेयर या डिबेंचर, और इसको बोलते हैं ऑप्शन। मेरा एक बात समझो, ये लोग कभी कभी बेवकूफ बनाता, तुमको बोलेगा हम ऑप्शन दे रहे हैं या तो प्रेफरेंस शेयर ले लीजिए या तो डिबेंचर ले लीजिए। ये ऑप्शनल नहीं है, ये तो कन्वर्ट होगा ही, या तो शेयर देंगे या तो डिबेंचर देंगे, वो मैंडेटरी कन्वर्जन है।
ऑप्शनल कन्वर्जन में या तो कैश दे देंगे, या तो शेयर ले लो, या तो डिबेंचर ले लो, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा। मतलब कैश का एक ऑप्शन होगा और एक दूसरा ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शनल कन्वर्जन है तो आपको डीआरआर और डीआरआई इन्वेस्टमेंट दोनों बनाना पड़ेगा। क्यों भैया? तुम लॉजिक लगाओ। लॉजिक तो मैंने से बोला आपको, हाँ, क्योंकि कैश देना पड़ सकता है, इसलिए डीआरआई इन्वेस्टमेंट, डीआरआर और डीआरआई इन्वेस्टमेंट एज यूजुअल बना लेना, एज यूजुअल बना लेना। मेरा बात पकड़ा? अरे बोलना मुन्ना, पकड़ा ना। भैया जर्नल एंट्री, अरे जर्नल एंट्री सब कुछ सेम होगा, बस जो पेमेंट करने का एंट्री आता है ना कन्वर्जन के वक्त, वो चेंज हो जाएगा। मतलब हम लोग पेमेंट में कैश में क्या करते थे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, अब यहाँ पैसा तो देंगे नहीं, नया शेयर देंगे या कुछ देंगे, तो एंट्री वही चेंज होगा, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम इशू कर रहे थे, टू प्रीमियम। अगर नया डिबेंचर दे दिए तो न्यू डिबेंचर टू प्रीमियम, ऐसे कर देना। फिर कौन सा शेयर दोगे, इक्विटी की प्रेफरेंस, वो कंपनी डिसाइड करेगा, वो मेरे को कहां से पता, वो तो क्वेश्चन बता देगा, तुम टेंशन न ले। समझा? अभी और भी कॉन्सेप्ट्स हैं ओपन मार्केट परचेस वाला। ओपन मार्केट में जाने से पहले मैं 2-3 सम करना चाहता हूं, हर एक वैरायटी का सम थोड़ा सा छू लेते हैं, तो रिवीजन ठीक से हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते। क्या बोल रहा है देखो, एक क्वेश्चन है तुम्हारे इंस्टीट्यूट का ही है, क्या बोल रहा है, पी लिमिटेड हैज इशूड ₹15 लाख 10% डिबेंचर विच आर due to be redeemed out of profit on 1st November 2020। तो रिडेम्पशन कब करना है, 1st November 2020 को, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो सुन, अगर 15 लाख रुपए का डिबेंचर है, इसमें 5% प्रीमियम है, यानी 75,000 का पोरोट देना पड़ेगा, यानी पेमेंट तो करना है 15 लाख प्लस 75, 1575। द कंपनी हैड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, थोड़ा मैंने करेक्शन किया इसको, 60 to 100। तो कितने का डीआरआर बना हुआ है, 60 to 100। तो मेरा बात समझो, अगर डीआरआर बना हुआ है, इसका मतलब ये लोग बोल रहा है बना हुआ है, तो पहले चेक करना पड़ेगा सफिशिएंट बना हुआ है कि नहीं बना है। तो डीआरआर रिक्वायर्ड कितना होता है, तो आपका जो भी 15 लाख रुपए का डिबेंचर है, उसका फेस वैल्यू का 10%, मतलब 1,50,000 बनाना है। डीआरआर ऑलरेडी क्रिएटेड कितना बना लिया पहले से, 62,100 का बना लिया, तो बाकी बनाना पड़ेगा 150 माइनस 62,100, यानी अभी और बनाना पड़ेगा 87,900 बनाना पड़ेगा। ये है डीआरआर टू बी क्रिएटेड। तुम लोग मेरे साथ साथ कर रहे हैं ना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है रिवीजन का, कि कॉपी लो, पेन लो, मेरे साथ सॉल्व करो। पीडीएफ तो तुमको मिल ही गया, तुम डाउनलोड कर ही लिया होगा, क्वेश्चन आपके सामने है, कर लो तुरंत। और यही तुम सोचेगा सिर्फ बैठ के देखेगा तो नहीं होगा भैया। अच्छा, फिर और क्या बोल रहा है, देखे, इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर अमाउंट इन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑन 15 अप्रैल 2020। हाँ तो ठीक ही है ना, रिडीम होगा नवंबर में, अप्रैल में जाके बना, 30 अप्रैल तक टाइम है, 15 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट ये लोग क्रिएट करेगा, अभी तक किया नहीं है। तो सुनो ना, 15 लाख का 15% होता है 2,25,000 बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर एक वर्किंग नोट और लिख दिया तुम्हारे लिए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड और टू बी क्रिएटेड, क्योंकि कुछ भी नहीं बनाया है, तो भैया 15 लाख का 15% यानी 2,25,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, नहीं बनाया तो हम बना देंगे ना यार, क्या बड़ा बात है। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिर्फ रिडेम्पशन से रिलेटेड जो जो एंट्री है वो कर दीजिए। तो सुनो ना, मैंने तो 11 स्टेप्स बोला था, ये लोग सारा मांगा नहीं, सिर्फ रिडेम्पशन रिलेटेड मांगा, फिर भी हम 11 स्टेप बात करते करते करेंगे। पहले हम बोले थे अगर डीआरआर देख लो, डीआरआर बना लो, अगर नहीं बना हुआ है तो हमको बनाना है 87,900 का। कब बनाने का है, तो भैया जब इच्छा तब बना लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले डीआरआर बनाने का है, तो डीआरआर बनाने का, अच्छा बुक्स ऑफ ये सब तो लिखा ही नहीं,
ये सब ड्रामा करना मैं भूल जाता हूं। बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, ये ड्रामा, अरे कुछ नहीं, एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा तुमको, ड्रामा कुछ नहीं, जर्नल। तो पहले डीआरआर बनाने का है, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। अच्छा मैं नरेशन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, नरेशन तुम लोग संभाल लेना खुद से, इस लेवल में नरेशन तो आएगा तुम। बिंग डीआरआर क्रिएटेड कितना है 87,900। इंस्टीट्यूट का बुक का जो सोल्यूशन दिया हुआ था उसको मैंने अपडेट करके सोल्यूशन करा रहा हूं, नया जो चेंजेस है उसके हिसाब से। तो तुम पुराना वाला सोल्यूशन लेके मत कर देना, एग्जाम में कांड हो जाएगा तुम्हारे साथ। अच्छा फिर इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना है, तो डीआरआर आई अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,25,000। अच्छा ये वाला बोला था ये लोग 15 अप्रैल 20 को करना है, ये कब करेगा? चलो पहले कर लो 31 मार्च को, ऐसे कोई डेट देना कंपलसरी नहीं, ऐसे दे दिया मैंने, ठीक है भैया। अब 1 नवंबर को ये लोग रिडेम्पशन करेगा, तो रिडेम्पशन करेगा तो पहले ड्यू एंट्री आएगा, 10% डिबेंचर नाम है, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किसको करना है? डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर 15 लाख का है, 5% बोला था लोग प्रीमियम है, तो 75,000, अमाउंट पेबल इज 15,75,000, बिंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन रिडेम्पशन। अब आप करोगे सेम डे पोरोड राइट ऑफ, अब सब सेम डे हो रहा है, मैं बार बार डेट नहीं लिख रहा, पीएल से राइट ऑफ कर दो, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पोरोड राइट ऑफ हो गया। फिर पैसा देना है, किंतु देने के पहले चेक कर लो कोई इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचना तो है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट, कितने में बिकेगा कुछ नहीं बोला, तो पार वैल्यू में बेच दो, जितने का बनाया था 225, तो बेच भी दिया 225 में, तो देयर इज नो प्रॉफिट लॉस। अब तुम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेगा, अब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने के पहले डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट करने का भी कहानी आता है, किंतु सब में कुछ बोला नहीं है, तो हम डिवेंचर इंटरेस्ट तो पे नहीं कर रहे हैं, समझ रहा है ना? तो डिवेंचर होल्डर को मैं पे कर रहा हूं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पे करेंगे? आई विल पे 15,75,000, 15,75,000 पे कर दिया मैंने, और पे करने का रिडेम्पशन हो गया, तो अब इस डीआरआर का जरूरत नहीं है एक, तो ये डीआरआर को कहां ट्रांसफर करोगे? जर्नलिज्म में कितना ट्रांसफर करोगे? पूरा 1,50,000, क्यों? मेरे पास पहले से बना हुआ था 60 to 100 का, नहीं 6 to 1, हाँ 60 to 100 का, अभी मैंने बनाया 87,900, टोटल कितना हो गया 150, तो डीआरआर अकाउंट में तो 150 है। हाँ तो ये गड़बड़ी मत करना, बहुत जन कर देता है ये सब। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म में ट्रांसफर होगा 1,50,000, लमसम रिडेम्पशन, क्या ही दिक्कत है बता? तुम अगर मेरा स्टेप्स फॉलो करेगा तो अपने आप एंट्री उतार लेगा, एंट्री उतारने में कोई दिक्कत नहीं। बोलो यहां तक ठीक है? अब एक नया सम करते हैं, यहां तक हुआ ना सबका? अगर किसी को लगता है टाइम चाहिए, पॉज कर लो, लिख लो। किसी को लग रहा है मैं फास्ट बोल रहा हूं, थोड़ा स्लो करके देख लो, वीडियो देख रहे हो तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है। किसी को लग रहा है मैं स्लो बोल रहा हूं तो फास्ट कर लो, पर साथ साथ कर जरूर लो। चलो अगला क्वेश्चन में चलते, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? K Limited issued ₹6 lakh 13% debenture of 100 each on 1st April 17 at a premium of 6%, redeemable at a premium of 10% on 31st March 21। तो इशू का एंट्री बोल रहा है बोला 5 जर्नल एंट्रीज इशू भी करना है, रिडेम्पशन का भी एंट्री करना है, तो इशू का एंट्री करना पड़ेगा ना। कौन सा केस बना तुम समझा? इशूड एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट डिस्काउंट है। तो मेरा बात सुनो, एक बार पेन रोको। नॉर्मली प्रीमियम में इशू करने का एंट्री क्या बनता है? नॉर्मली बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम,
ये नॉर्मली ये एंट्री बनना चाहिए। अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोच रहा है, एक एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है, टोटल 6 लाख रुपीस का, तो 6000 डिबेंचर है, और डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम में एट ए प्रीमियम ऑफ 6%, तो 100 का डिबेंचर इशू प्राइस कितना हो गया 106, 100 फेस वैल्यू डिबेंचर में जाएगा, 6 प्रीमियम में जाना चाहिए। टोटल वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर कर दिया मैंने। यहां तक तो नॉर्मल है, किंतु ये लोग बोला था यहां तक तो नॉर्मल है, बोला है रिडीमेबल एट प्रीमियम, बोल दिया है 10%, 21 में जाकर रिडीम होगा। अभी 17 में खड़े हैं, ये एंट्री कब कर रहे हैं 1 अप्रैल 17, किंतु रिडीम होगा प्रीमियम। अगर ये बात पता है तो एक एक्स्ट्रा चीज इंसर्ट करना पड़ता है, ये मेरा सिखाया हुआ है आप लोग को, लॉयड अकाउंट डेबिट टू पोरो। मेरा वीडियो डाला हुआ है ना इश्यू ऑफ डिबेंचर का, वहां देख लेना, उसमें पूरा सिखाया हुआ, ये एक्स्ट्रा घुसेगा। और 10% प्रीमियम, 100 का 10% 10 रुपया होता है, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू हो रहा है 6000। समझ गया मेरा बात? तो ये हो जाएगा, वैल्यू निकाल लेते हैं, 106 इंटू 6000, 636, ये हो जाएगा 60,000, ये है 6 लाख का डिबेंचर, प्रीमियम है 36,000, और ये हो गया 60,000। नरेशन तुम लिख लेना, बिंग डिबेंचर इशू 17 में इशू हो गया। रिडीम कौन से ईयर में होना है 21 में होना है, ठीक है। द डिबेंचर वर रिडीम ऑन ड्यू डेट, मतलब 21 में रिडीम होगा। assume that the required minimum investment was made by company in 10% government security, investment किया है on, कब किया है, last due date meant for the purpose of redemption, बोले जिस दिन लास्ट डेट है इन्वेस्टमेंट करने का उस दिन इन्वेस्टमेंट करेगा। सुनो ना, पहले तो डीआरआर बनाना पड़ेगा, यहां कुछ बोला नहीं है तो मान लेते हैं कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो डीआरआर बनाना पड़ेगा ये, और इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का कब करेगा, लास्ट डेट कब होगा? लॉजिकली सोचो, अगर रिडीम हो रहा है 31 मार्च 21, ईयर का स्टार्टिंग होगा ऑब्वियसली 1 अप्रैल 2020, तो लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2020, तो 30 अप्रैल को तुमको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा बात समझ रहा है? हाँ जी। तो ऐसे में कचरा ऐसे एग्जाम में ऐसे बीच में मत करना, मैं समझाने के लिए लिख दिया ये वाला, ठीक है ना। तो हम 30 अप्रैल 20 को एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 15% करना था। 6 लाख का 15% कितना होता है? अरे भाई 6 लाख का 15% इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज 90,000। डीआरआर बना हुआ नहीं है तो एक काम करो, 31 मार्च 21, इसका तो कोई डेट फिक्स नहीं है, तुम पहले भी कर सकता है, बाद में भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर एक एंट्री कर, तो 6 लाख का 10% यानी 60,000 का डीआरआर बनाओ पहले, ठीक है। अब उसी दिन सेम डे रिडेम्पशन का एंट्री हुआ, कितना परसेंट डिबेंचर था ये? 13% डिबेंचर, 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। हमारा डिबेंचर का फेस वैल्यू था 6 लाख रुपए, रिडेम्पशन में प्रीमियम था 10% 60,000। तुम समझ गया ना 10%? अरे यही तो लिखा था पोरोड, यही वाला पोरोड तो आ रहा है, पहले क्रेडिट बता, आज डेबिट हो गया, और यहां पर आ जाएगा 660 पेमेंट। पोरोड राइट ऑफ करने का एंट्री नहीं करना है, क्योंकि पहले पोरोड मैंने बुक्स में क्रेडिट किया था, आज डेबिट कर दिया तो कैंसिल हो गया। अगर ये इशू का सिचुएशन नहीं बोलता तो मैं पोरोड का राइट ऑफ करके दिखा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इशू में अगर पोरोड आ गया एंट्री, तो रिडेम्पशन का जो पोरोड है वो राइट ऑफ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना याद रखो। अच्छा, इसके बाद और क्या चीज है? वैसे मेरा नोट्स में लिखा हुआ है, सब बात पढ़ लेना एक बार। हाँ, तो पोरोड राइट ऑफ नहीं करना, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना, किंतु डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने से पहले पैसा जुगाड़ना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बेचना है, किंतु इन्वेस्टमेंट जो है उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए। और इस समय लोग बोला था, ये लोग ये तो क्लू दिया था, ये लोग कहां इन्वेस्ट किया है? 10% सिक्योरिटीज,
और इन्वेस्टमेंट का डेट भी पता है, 30 अप्रैल को इन्वेस्ट किया 10% में, और आज यहां पर आके सेल करना पड़ेगा, तो यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट मिलना चाहिए लॉजिकली। कितना महीना होता है? 11 मंथ्स, कैलकुलेट कर लो। अप्रैल खत्म हो गया, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 10 हो गया, मार्च, 11 महीना। 11 महीना का इंटरेस्ट मिलना चाहिए मुझे। मैं पहला एक एंट्री करके दिखा रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाता हूं, मेरा DRRI का कितना बना हुआ है? 90,000। उसमें इंटरेस्ट था 10% और 11 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। 30 अप्रैल को इन्वेस्ट हुआ है, 90,000 इंटू 10% इंटू 11/12, 8250 का इंटरेस्ट होता है। अरे कुछ नहीं है, हलवा सम है, हलवा। मैं जो सम कर रहा हूं ना, बस वही करके चला जाओ, मोर देन इनफ एग्जाम के लिए। अब इस इंटरेस्ट को हम PL में डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट डेबिट टू PL 8250 8250 हो गया। 8250, हाँ भैया 8250 होगा। आगे बताइए भैया, 8250 के बाद और क्या है? जरा सोचो 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 भैया। अब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, वेरी गुड, बेचेंगे तो पैसा आएगा, कुछ नहीं बोला तो पार में बेच दो। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा टू DRRI। इन्वेस्टमेंट था 90 का, बेच दिया 90। अब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री होना चाहिए डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कितना करना है वो यहां से मिल जाएगा। पेमेंट करना था 660, इसको पेमेंट करके नक्की करो 660। और लास्ट में जो DRR तुम बनाया था, अब उसका कोई जरूरत नहीं है। ये जो DRR 60 है, ये DRR जो बनाया था, इसको चुपचाप, DRR जो बनाया था इसको चुपचाप चुपचाप कहां डाल दो। वेरी गुड, जर्नलिज्म, शाबाश, मजा आ गया। DRR अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म, 60 बनाया था, 60 जर्नलिज्म में डाल दो और काम खत्म। ये सम करके जाना, ये सम आने का बहुत प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में। बोलो कैसा लगा? बढ़िया। इस सम को एक बार हाथ से लिख के और कर लो, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार और हाथ से लिख के कर लो। चलो अभी काम करते हैं, लमसम वाला तो करा दिया, अब एक कन्वर्जन का सम भी करा देते हैं, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। कन्वर्जन में क्या एंट्री बनता है उसका क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। तो आइए आपके लिए कन्वर्जन का सम लिया जाए। रेडी? क्या बोल रहा है देखो, बोलता बी लिमिटेड इशूड नोटिस टू its intention to redeem outstanding 12 lakh 8% डिबेंचर at 102%। सुना, 12 लाख फेस वैल्यू का डिबेंचर है, 102% में रिडीम करेगा, मतलब 2% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2% है। अरे भाई 12 लाख का 2%, 12 लाख का 2%, मतलब 24,000 एक्स्ट्रा पेमेंट होगा। पुरोड है। एंड ऑफर्ड द होल्डर द फॉलोइंग ऑप्शन टू अप्लाई द रिडेम्पशन में। रिडेम्पशन में क्या कुछ ऑप्शन दिया? क्या ऑप्शन दिया? बोले या तो आप 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल है, एक एक का फेस वैल्यू 20 है, पर इशू प्राइस हम लोग कितना रख रहे हैं? 22.50। या फिर अगर आप प्रेफरेंशियल नहीं लेना चाहते, एक नया डिबेंचर ले लो 10% वाला, जिसको हम लोग इशू प्राइस कितना रख रहे हैं? 96। अरे 20 का 22.5 मतलब प्रीमियम इशू है, और 100 का 96 मतलब डिस्काउंट में इशू है। तो ना ऑप्शन दिया है, पर ये ऑप्शनल कन्वर्जन थोड़ी ना, क्योंकि सारा का सारा डिबेंचर या तो शेयर में या तो डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्निकली तो ये मैंडेटरी कन्वर्जन है, और अगर मैंडेटरी कन्वर्जन है तो यहां कोई DRR और DRI इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। आगे क्या बोला है? द होल्डर ऑफ ₹4,80,000 डिबेंचर, मतलब 12 लाख में से जो 4,80,000 का डिबेंचर है, एक्सेप्टेड प्रपोजल 1, मतलब ये लोग क्या ले लेगा? प्रेफरेंशियल। तो सुनो ना, एक वर्किंग नोट कर रहा हूं, इसका नाम रख दिया प्रपोजल 1। प्रपोजल 1 में व्हाट इज द रिडीमेबल वैल्यू पहले पता करो। ए रिडीमेबल वैल्यू ऑफ ₹4,80,000 डिवेंचर। तो भैया इनको जब पे करना है, इनको 480 के साथ 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो
तो 2% इसमें ऐड कर दो, तो 4,80,000 प्लस 2% ऐड किया तो बन गया 4,89,600 मुझे पे करना है। अच्छा, इशू प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर कितना है? 22.5। तो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड कैसे निकालोगे? तो एकदम सिंपल है, रिडीमेबल वैल्यू ले लीजिए जितना रिडीम करना है, डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर, इशू प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर। मेरे को पे करना है 4,89,600 डिवाइडेड बाई 22.5, तो मेरे को 21,760 प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा प्रपोजल 1 के लिए। एंट्री में कर दूंगा, पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लो। अब तुम लोग का क्या हुआ, तुम लोग का रिवीजन करना बैठा, समझ में आ गया होगा। और मेरे को लगता है कि अगर पहली बार भी अगर देख रहा होगा ना तो भी समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि पक्का ये वीडियो तुम अभी तो देख नहीं रहा, एग्जाम के ठीक पहले देख रहा है। अभी मतलब एग्जाम के पहले ही देखने बैठा होगा ये सब पढ़ाई, तो तुम लोग तो नालायक है, पहले थोड़ी ना पढ़ेगा। और इस एग्जाम के ठीक पहले तो दिमाग एकदम दिमाग 100 क्या 200% फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो बोलेगा फट से लपक लेता है तुम लोग। भैया इतना सच नहीं बोलना था, हाँ बात तो ये भी है, इतना सच नहीं बोलना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, सच तो उसने भी नहीं बोला था, इसलिए कंडीशन है। क्या? कुछ नहीं, नथिंग। ए सुनो, इधर आओ। अब मैं प्रपोजल 2 पढ़ने वाला हूं और उसका बात करने वाला हूं, क्या बोल रहा है पढ़ लो। 12 लाख में से बोल रहा है बाकी जो बचा 7,20,000। अरे 12 लाख में से 480 माइनस करो, कितना बचेगा? 720। डिबेंचर ऑर्डर एक्सेप्टेड प्रपोजल 2, प्रपोजल 2 मतलब डिबेंचर लेने का बारी हो गया। तो इनके लिए भी ऐसे ही तो करना है, मतलब आप पहला क्या करोगे, रिडीमेबल वैल्यू ऑफ ₹7,20,000 डिबेंचर। तो रिडीमेबल वैल्यू 2% एक्स्ट्रा देना है, इक्वल्स टू 7,20,000 प्लस 2%, 7,20,000 प्लस 2%। सो हम लोग को पे करना है एक्चुअली इन लोग को 734,400 इशू प्राइस पर, नया डिबेंचर का नाम है 10% डिबेंचर, इशू प्राइस पर 10% डिबेंचर इज इक्वल्स टू 96 नंबर ऑफ न्यू 10% डिबेंचर टू बी इशू। अच्छा, डिबेंचर को मैं डेब लिख रहा हूं, तुम फुल फॉर्म लिखेगा एग्जाम में, अभी तुम शॉर्ट फॉर्म लिख लो, मेरे को दिक्कत नहीं है। तो इसका भी तो वही करना है, रिडीमेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर 10% डिबेंचर। रिडीमेबल वैल्यू है 7,34,400 और हमारा इशू प्राइस है 96। तो भैया ये हो गया 7,650 डिबेंचर इशू करना है, 7,650 डिबेंचर टू बी इशू। तो हमने निकाल लिया कितना प्रेफरेंस शेयर इशू करना है और कितना डिबेंचर इशू करना है। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, हो गया ना। अच्छा भैया, फिर ये लोग क्वेश्चन बोला, पास जर्नल एंट्री रिकॉर्ड द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन, मतलब रिडेम्पशन करना है। सुना, पहले रिडेम्पशन का ड्यू एंट्री करेंगे, फिर एक प्रेफरेंस शेयर वाला पेमेंट का एंट्री, एक डिबेंचर वाला पेमेंट का एंट्री, काम खत्म हो जाएगा। तो सुन, बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है रे? बी लिमिटेड। ए बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, ए बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। हो गया। जर्नल, ये है 8% डिबेंचर, रिडेम्पशन का पहले ड्यू एंट्री, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट,
टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर था 12 लाख रुपीस का, इसमें प्रीमियम बोला था 2% देना है, यानी 24,000। सो टोटल पेमेंट कितना होगा? 12,24,000। नरेशन लिख देना, बीइंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट मेड ड्यू ऑन रिडेम्पशन। हो गया भैया? फिर क्या करोगे? बोलो, नहीं बोलोगे? भैया पेमेंट कीजिए। हाँ, तो प्रपोजल 1 में क्या पेमेंट करना है? प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कहां गया? प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, और एक एक प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम इशू है। तो भैया एंट्री क्या बनना चाहिए, ध्यान से समझना। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करना है? तो ये रिडीमेबल वैल्यू ले लो, कहां गया? 489,600 टोटल पेमेंट करना, लिखो 489,600। एक एक प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 20 है, और रिडीम हो रहा है 22.5 में, तो 2.5 प्रीमियम है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 21,760 शेयर्स, तो इसको मल्टीप्लाई करने का 21,760 शेयर से, 21,760 शेयर्स। तो पहला आ रहा है 435,200, 21,760, 54,400। अब इन दोनों का टोटल देखो क्या ये आ रहा है, एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तुम आ गया? अब बाकी के डिबेंचर होल्डर क्या लेके जाएंगे? डिबेंचर, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 10%। डिबेंचर डिस्काउंट में इशू आता, सॉरी, तो डिस्काउंट डेबिट होगा ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर। भैया डॉइड क्या लिखे? अरे बोला तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि 100 का 96 में इशू हुआ था ना। देखो मैं बताता हूं, रिडीमेबल वैल्यू कितना था इधर? तुम्हारा रिडीमेबल वैल्यू था 734,400, 734,400। डिस्काउंट 4 रुपया है और 100 रुपया फेस वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर है 7650, 7650 इंटू 4, यह आ गया 30,600, और यह आएगा 765000। अब इन दोनों का टोटल देखो, ये आ रहा है क्या? आ रहा है, मतलब ठीक ठाक कर लिए। आ गया भैया? अब सम हम सही किए कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अरे इजी है, सुनो ना, ये डिबेंचर होल्डर कितना है? 489,600। कैलकुलेटर देखो, 489,600 प्लस ये वाला जोड़ो 734,400, तो 489,600 प्लस 734,400, तो कितना आ रहा है? 12,24,000। हाँ, और ये देखो मेरे को देना भी कितना था? 12,24,000। मैंने दो पार्ट में तोड़ के बांट के दे दिया, ये फिनिश हो गया। मैं चैप्टर फिनिश नहीं, नहीं, एक और कॉन्सेप्ट है ओपन मार्केट परचेस, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। चले ओपन मार्केट करें फिर। चलो देखो, ओपन मार्केट परचेस, ओपन मार्केट में क्या है कि मैं ओपन मार्केट क्या केस तभी हो सकता है कि जब कंपनी लिस्टेड हो। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इसका शेयर, आई मीन शेयर, डिबेंचर। अगर उसका डिबेंचर लिस्टेड है तो दो केस बनता है, एक है ओपन मार्केट परचेस फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, और एक है ओपन मार्केट परचेस टू बी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, और फ्यूचर में जाके कैंसिल होगा। देखो पहला मैं केस कर रहा हूं, ओपन मार्केट परचेस फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, मतलब मैं डिबेंचर डायरेक्टली मार्केट से खरीद के रिडीम कर दिया। नहीं समझा? मार्केट में मतलब तुम लोग डिबेंचर होल्डर है, तुम्हारे हाथ में डिबेंचर है, तुम बेचना चाहता है, अब कोई दूसरा आदमी नहीं आके, कंपनी खुद आके खरीद ले रहा है, तो कंपनी तुमसे डिबेंचर ले लिया, काम खत्म। बस यहां पर थोड़ा एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो सब बात पे थोड़ा ध्यान रखना। मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूं, आपको पढ़ा देता हूं पहले। When a company goes for open market purchase and immediate cancel its debenture, then we must keep few points in it. कुछ बातों को ध्यान में रखना। Such company can only be a listed company. वो listed company रहेगा। भैया क्या फर्क पड़ता है? अगर वो listed company है तो वो DRR तो नहीं बनाता होगा, क्योंकि DRR इन्वेस्टमेंट तो बनाना पड़ेगा। Hence DRR not required by them. Only DRR investment is required by them. Common sense.
नेक्स्ट, when the company is going to do open market purchase at their time, they will have to pay debenture interest to the seller from last interest date till transaction date. ये जो लाइन है ये बहुत काम का लाइन बोला है। क्या लाइन बोला भैया? काम का। मैं समझाता हूं, यहां पर एक डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। रुक जा, मैं ग्राफ में एक डायग्राम बना के तुमको समझाता हूं, सुन। मान लो मैं ऐसे बोलता हूं, ये ईयर का स्टार्टिंग है 1 जनवरी 26, ये ईयर का एंडिंग है 31 दिसंबर 2026। मान लीजिए कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देता है, एक 30 जून को इंटरेस्ट देता है और एक 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देता है। ठीक है भैया? अब मान लो मैं यहां पर जुलाई अगस्त, हाँ, मान लो 1 सितंबर को मैं यहां पर ओपन मार्केट परचेस कर रहा हूं अपना ही डिबेंचर, और वो लोग बोला है कि हम लोग जो प्राइस दे रहे हैं डिबेंचर परचेस की है 96 कम इंटरेस्ट, 96 कम इंटरेस्ट, और ये है मान लीजिए 12% डिबेंचर। अभी कम इंटरेस्ट का मतलब है ये लोग ये जो प्राइस बोला है इसमें इंटरेस्ट जोड़ के बोला है। अब क्वेश्चन है कितना इंटरेस्ट जोड़ा है, तो आंसर है लास्ट इंटरेस्ट डेट से ट्रांजैक्शन डेट। अच्छा, ट्रांजैक्शन 19 को हुआ है तो लास्ट इंटरेस्ट कब दिया होगा कंपनी? जून में। यहां से यहां कितना दिन होता है? जून के बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर तो आ गया 2 महीना, यानी इसके अंदर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है समझो, इसका मतलब है कम इंटरेस्ट प्राइस। एक ही डिबेंचर का एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए 96 है, तो ये लोग बोलना चाह रहा है कि इसके अंदर 2 महीना का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मैं सामने वाला जिससे मैं खरीद रहा हूं वो तो ये 2 महीना होल्ड किया है ना, वो तो बोलेगा ना भाई 2 महीना का इंटरेस्ट दे मेरे को, मैं तो होल्ड किया हूं। तो मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मान ले फेस वैल्यू 100 है, इंटरेस्ट करे 12%, और ये 2 महीना निकल के आया तो 2 महीना का इंटरेस्ट 2 रुपया होता है। 2 रुपए से हटाया कितना बचेगा? 94। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस। मेरा बात समझना अभी भी, ये 94 मतलब जब मैं एंट्री करने जाऊंगा मैं बोलूंगा डिवेंचर इंटरेस्ट में पे करूंगा, पहले डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, पहले 2 रुपए का इंटरेस्ट दो जितना दिन सामने वाला होल्ड करके रखा था, और अब मैं डिवेंचर लेके आ रहा हूं कितने में? 94 मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है डिवेंचर, एक्स इंटरेस्ट प्राइस मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 94। 100 फेस वैल्यू था, 94 में लेके आया तो 6 रुपए कम देना पड़ा ना। इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, मतलब अगला एंट्री मेरे को करना पड़ेगा, तरीके अगला एंट्री करना पड़ेगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपए फेस वैल्यू का, 2 मैं पॉकेट से पे कर रहा हूं टू बैंक, आज 94 पे कर रहा हूं डिबेंचर के लिए, बाकी को बोलते हैं पॉक, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 6 रुपए। और याद रखिएगा ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है ना मुन्ना, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व, ये 6 रुपए कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। समझ गया बात? किंतु अगर मान ले यही एग्जांपल दे रहे हैं, पहले समझ ले मुन्ना, फिर संवम में घुस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लो आप पूरा बात को। मान लो यही एग्जांपल दिया किंतु तुमको समय बोला ये 96 कम इंटरेस्ट नहीं बोला, ये एक्स इंटरेस्ट बोल रहा है। एक्स इंटरेस्ट का फुल फॉर्म है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का फुल फॉर्म क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ा हुआ इंटरेस्ट। मतलब ये लोग बोलना चाह रहा है ये जो डिबेंचर में पूछे, सामने वाले को पूछे भाई डिबेंचर बेच मेरे को, कितना में देगा? बोलता 96 में देंगे आपको, किंतु एक्स इंटरेस्ट। हम बोला एक्स इंटरेस्ट मतलब, बोलता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। हम बोला मतलब, बोला इंटरेस्ट छोड़ के बोले। हम खुश हो गए, बोले इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं देना है। बोला न लास्ट इंटरेस्ट डेट से ट्रांजैक्शन डेट, ये 2 महीना का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा अलग से। मैं जो प्राइस बनाऊं उसमें इंटरेस्ट में जोड़ा नहीं है, वो लोग इंटरेस्ट जोड़ा नहीं है। मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं आप, बात को समझो। वो लोग इस बार क्या किया आपको ना, वो लोग एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे दिया, ये वाला प्राइस, मतलब ये 96 दे दिया वो लोग आपको। इंटरेस्ट आपको 2 महीना का 2 रुपया देना ही पड़ेगा, सेम वे में कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअली कम इंटरेस्ट प्राइस कितना है? 98। आई होप समझ में, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट।
देखो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा लास्ट इंटरेस्ट डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक, अगर आप परचेज कर रहे हो तो। किंतु वो लोग जो प्राइस बोलता है कभी कभी जोड़ के बोलता है, कभी कभी छोड़ के बोलता है। जोड़ के बोलेगा तो लोग कम इंटरेस्ट बोलेगा, तो ये बस एक प्राइस बोलने का तरीका है। छोड़ के बोलेगा तो एक्स इंटरेस्ट, ये प्राइस बोलने का तरीका है। इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या एंट्री होगा, देखो डिबेंचर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पहला एंट्री तो वही करोगे, दैट इज डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमको इंटरेस्ट 2 रुपए देना पड़ेगा इस केस में। फिर हम डिबेंचर जब कैंसिल करने जाएंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 था, किंतु आज हम पे कर रहे हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस यहां आता है 96, तो यहां पर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 4 रुपए। और फिर तुम प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को कहां डाल देना, इसको तुम कैपिटल रिजर्व में डाल देना 4। समझ आया। फिर एक बच्चा पूछ लियो, बोला भैया एक डाउट है। हम बोला बोलना। बोला मान लीजिए भैया इस एग्जांपल को हम चेंज कर रहे हैं। हम बोला क्या, बोला मान लीजिए ये 104 लिख दिया है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस है 104 है, तो हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं यार, ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो ये 104 है, इंटरेस्ट तो 2 रुपया होगा तो ये तुम्हारा 106 है। इतना दूर क्लियर हुआ। इंटरेस्ट पे करोगे डिबेंचर इंटरेस्ट बैंक 2 रुपया, किंतु यहां पर अब थोड़ा सा लफड़ा है। यह क्या है, लफड़ा लफड़ा। तुम लोग का भाषा यूज कर रहा हूं भाई, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम साधारण भाषा में बोले तो सुना, प्रॉब्लम यह है कि इस बार जब हम पेमेंट करने गए तो हम 104 पेमेंट कर दिए, तो 100 के लिए 104 पे कर रहे हैं, तो 4 रुपए ज्यादा ना पे कर दिए, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ही, ये लॉस ऑन कैंसिलेशन बोलते हैं, एलओसी बोलता हूं शॉर्ट में, लॉस ऑन कैंसिलेशन। और अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, किंतु लॉस है तो इसको पीएल में चार्ज करना पड़ता है, तो एंट्री बन जाता है पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन। मैं उम्मीद करता हूं मैं समझा पाया। अगर आपको लग रहा है कि एक बार और सुनना है तो वीडियो है भाई, रिवाइंड करके एक बार और सुन ले, एक बार क्या 10 बार सुन ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा मेरा बात जितना मैंने बोला। एक बार मेरी समझ में आया तो 2-3 बार देख लो, बिल्कुल समझ में। समझ गया। तो भाई साहब देखो ये सब चीज यहां पर मैंने लिख दिया आपके लिए, आप घबराएंगे नहीं, मैं सारा बात लिखा हूं। देखो आप पढ़ो, व्हेन कंपनी इज गोइंग टू डू ओपन मार्केट परचेज, एट दैट टाइम दे हैव टू पे डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसको, टू द सेलर जो बेच रहा है हमको, फ्रॉम विच डेट, लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेकर तक ट्रांजैक्शन। और ये मैंने चार्ट बना दिया, कम इंटरेस्ट प्राइस, फिर यहां से इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा तो आता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस। और जर्नल एंट्री में क्या लिखा है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, यहां ग्रीन ग्रीन कलर का एक तो दिखाई दे रहा है, ये देखो यहां पर भी ग्रीन लगा, ये इंटरेस्ट का ये वाला फिगर लिख दे। फिर आएगा डिबेंचर डेबिट टू बैंक, प्रॉफिट आएगा तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, लॉस आएगा तो लॉस ऑन कैंसिलेशन। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखना, बैंक में लिखना एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ये वाला ब्राउन वाला, मैंने स्टार इसलिए ब्राउन से ब्राउन को दिया। डेबिट में है तो लॉस, क्रेडिट में है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देना, लॉस हुआ तो पीएल में। और मैंने ये भी लिख दिया है, एक्स इंटरेस्ट का फुल फॉर्म है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और कम इंटरेस्ट का फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, जिसका मतलब है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया। एक सम करें भैया, इसके बाद खत्म नहीं, इसके बाद बस वो है ना ओपन मार्केट परचेज टू बी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, वो कराएंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा। अरे अच्छा नहीं यार, एक आध घंटा में मैक्सिमम 1.5 घंटा में अगर तुम पूरा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर रिवीजन हो जा रहा है, इसके ऊपर और चाहिए क्या तुम, बस मैं बोल रहा हूं जितना करा रहा हूं उतना करके चलो, मोर देन एनफ। इधर देखो क्या बोल रहा है, अ कंपनी परचेज इट्स ओन डिबेंचर, खुद खरीदा 12% ओपन मार्केट फॉर 25 लाख, कम इंटरेस्ट। तो ये जो 25 लाख प्राइस दे रहा है ये कम इंटरेस्ट प्राइस है। तो पहला बात एक समझो, ये लोग सम में दिया, ये फेस वैल्यू नहीं है, कम इंटरेस्ट प्राइस दे रहा है 25 लाख, मतलब इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसमें से हमको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, कब से कब तक, लास्ट इंटरेस्ट डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक। माइनस करोगे तो जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अच्छा क्या बोला, आगे पढ़ने दो। द इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड इन परचेज 75, भगवान तेरा भला करे, हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट भी नहीं करना, ये लोग इंटरेस्ट बता दिया 75, तो मेरा एक्स इंटरेस्ट प्राइस होगा 24,25,000। आई होप मेरे साथ साथ तुम लोग ये लिख रहा है, समझ भी रहा, लिख भी रहा है। अगर लिखने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए तो पॉज करके लिख लो ना यार। ऐसा सच्ची बता, बढ़िया रिवीजन हो रहा है ना, सारा पॉइंट्स कवर कर रहे हैं ना हम लोग, बढ़िया लगा ना, तो वीडियो को अभी तक लाइक क्यों नहीं किया, लाइक करना है ना।
और इसको तो सारा ये जो वीडियोस हैं इसको अपने अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना जरूरी बनता है ना, तो बिल्कुल करो मुन्ना, क्योंकि तुम किसी को शेयर करेगा तुमको दुआ देगा। और याद रखना इस पर दुआ बहुत करना, इसमें मैं बहुत मानता हूं, दुआ से बहुत सारा चीज निकलता है। ठीक है। अगर मान लो तुमको कोई ये वीडियो भेजा है, तुम उसको दुआ दे रहा हो ना, थैंक गॉड कोई मेरे को ये वीडियो भेज दिया। चलो आगे क्या बोल रहा है देख, द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर परचेज इज 26 लाख। अच्छा 26 लाख फेस वैल्यू है, और देखना कितने में हम खरीद रहे हैं, 24 25, तो डिफरेंस प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आएगा। द कंपनी इमीडिएटली कैंसिल द डिवेंचर सो परचेज, वही इमीडिएट कैंसिलेशन बोल दिया। बोलता पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन, इग्नोरिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू डीआरआर एंड डीआरआर इन्वेस्टमेंट। देख डीआरआर तो हम ऐसे भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर ओपन मार्केट परचेज है तो वो लिस्टेड कंपनी है, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट बोलता है इग्नोर करो, तुमको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो हमको सिर्फ कन्वर्जन का एंट्री दिखाना है, सॉरी ओपन मार्केट परचेज का एंट्री दिखाना है। बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम नहीं दिया, जर्नल, कितना परसेंट जर्नल है, सॉरी डिबेंचर है 12%, तो एंट्री बनेगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्स इंटरेस्ट पैसा का यहां, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। एग्जाम में पॉक पॉक मत लिखना, नहीं तो टीचर पॉक पॉक कर देगा तुम्हारा। डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना दिया हुआ था, 26 लाख, एक्स इंटरेस्ट प्राइस है 24 25, 26 लाख माइनस 24 25, 1,75,000 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। Being open market purchase made for immediate cancellation, नरेशन बोला मैं, being open market purchase for immediate cancellation। और इसके बाद प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व। यहां पे एक एंट्री नहीं की, किसका, डिवेंचर इंटरेस्ट। अरे हाँ, डिवेंचर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री पहले कर लो बाद में कर लो, किंतु कर जरूर देना, रोना धोना गाना मत मचाना। डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, इंटरेस्ट था 75,000, बीइंग इंटरेस्ट पेड। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को तुमको कैपिटल रिजर्व में लेके जाना है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को कैपिटल रिजर्व में लेके जाना है। कैपिटल प्रॉफिट है ना मुन्ना, रोज रोज थोड़ी ना होता, इसीलिए। चलो 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 चलो, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बस खत्म हो गया। ये सब छोटा छोटा बात अगर तुम ध्यान रख लिया ना, तो रिडेम्पशन और डिवेंचर में और कोई बात नहीं है। बच्चा लोग बेकार बेकार में डरता है। एक बच्चा फिर पूछ ले भैया सिंकिंग फंड क्या है, अरे डीआरआर ही सिंकिंग फंड होता है। डीआरआर अगर सिंकिंग फंड से मैं बोल दे तो डीआरआर की जगह क्या यूज कर देना, सिंकिंग फंड, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट की जगह सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, काम खत्म। समझ गए मेरा बात, कर दो फुल मार्क्स मिलेगा, देख लेना। अच्छा अब इमीडिएट कैंसिलेशन हो गया, अब आपको समझाना है ओपन मार्केट परचेज टू बी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट एंड देन फर्दर कैंसिल हो जाता है, या फिर कई बार वापस इश्यू भी हो जाता है। देख क्या लिखा, ओपन मार्केट परचेज टू बी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, नहीं तो तुमको क्लैरिटी नहीं आएगा। मैं पहले समझाता तो फिर एंट्री दिखा दूंगा, डोंट वरी। मेरा ईयर स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 2026 और मेरा बुक क्लोज होता है 31/3/2027। अब मान लो हम लोग का इंटरेस्ट डेट का बात कर रहा हूं मैं, साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाता है। एक दिया जाता है 30 सितंबर 26, ये इंटरेस्ट डेट है, और एक 31 मार्च। यहां तक कोई डाउट नहीं। मान लो हम यहां कहीं पर, मान लो 1/6/2026 को हम डिबेंचर खरीद रहे हैं। मान लो हम 100 डिबेंचर खरीद लिए एट द रेट ₹96 एक्स इंटरेस्ट।
किंतु ये जो डिबेंचर खरीदे हैं, अच्छा ये 12% डिबेंचर है, हाँ ये जो डिबेंचर हम खरीदे हैं ना आज, इमीडिएटली कैंसिल नहीं करेंगे, इसको कैंसिल हम करेंगे मान लीजिए ईयर के एंड में जाके, मतलब आज इसको मेरे पास रखूंगा एज अ इन्वेस्टमेंट। तो जब आज खरीदने जा रहा हूं ना, तो याद रखना इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा जिससे खरीदना, लास्ट इंटरेस्ट डेट से ट्रांजैक्शन डेट। लास्ट इंटरेस्ट कब गया होगा? मार्च, लास्ट ईयर का मार्च। तो अप्रैल में जून में तो खरीद रहे हैं, 2 महीना का इंटरेस्ट है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा समझ, कम इंटरेस्ट प्राइस 96 है, एक ठोका 96 है, किंतु ये तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया, ओ कोई बात नहीं, यहां से लेस इंटरेस्ट होगा करके ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस आएगा, और एक्स इंटरेस्ट प्राइस मैं बोल रहा हूं एक ठोका 96 है, अगर 100 डिबेंचर है तो इसका टोटल वैल्यू क्या होगा? 96 है। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे दिया जाता है, 100 डिबेंचर, एक एक का फेस वैल्यू 100 रुपए, इंटरेस्ट 12% करके है, 2 महीना का इंटरेस्ट है, समझ रहे हैं ना, 2 महीना का। तो कितना निकला इंटरेस्ट? चलो भैया 100 इंटू 100 अगर करोगे तो 10,000 होता है, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 2 महीना का इंटरेस्ट निकालना है, भैया 200 रुपए होते हैं। हाँ तो ठीक है, तुम 200 रुपए लिख दो। तो एक्चुअली ये कम इंटरेस्ट प्राइस कितना है? 1900। हड़बड़ी नहीं, मैं जो समझा रहा हूं समझो। मैं बोलता हूं आज मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, आज मतलब 1626 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 200 रुपए तो पे करना ही पड़ेगा। आज मैं खुद के डिबेंचर खरीद के इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसको बोलते हैं, उसके लिए अकाउंट यूज होगा इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम खुद का डिबेंचर खरीदे, मेरे लिए परचेज प्राइस है एक्स इंटरेस्ट प्राइस 9600। बोलो यहां तक दिक्कत? एकदम ध्यान से समझना, एक ही बार समझाने का टाइम है। हाँ भैया हो गया। फिर अब इधर ध्यान दो, सुनो ना, 1 से खरीद लिया, अब समय का पहिया आगे घूमेगा है तेरी, मैं यहां से गया 39 आ गया, ये इंटरेस्ट रेट है, इस दिन कंपनी इंटरेस्ट देता है, और हम ही तो कंपनी है। मजा ऐसा बात समझो कि मान लो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे पास 1000 डिबेंचर मान लेते हैं, इस 1000 में से 100 डिबेंचर तो मेरे खुद के पास है, तो बाकी 900 डिबेंचर आउटसाइडर के पास है। ध्यान से समझना, ये जो आउटसाइडर लोग हैं इनको मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इनको तो मैं पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट दे दूंगा, लास्ट इंटरेस्ट डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक 6 महीने का इंटरेस्ट दूंगा इनको। किंतु 100 डिबेंचर मेरे पास है, उस पर भी तो मेरे को इंटरेस्ट देना है, और मजा का बात है मेरे को ही मिलना है, किंतु इस पे कितना इंटरेस्ट देना पता है? सिर्फ 4 महीने का। क्यों? मैं होल्ड किया 16 से 39, 6, 7, 8, 9, 4 महीने का इंटरेस्ट, बे बाकी 2 महीना, अरे बाकी 2 महीना का इंटरेस्ट तो मैं ऑलरेडी पे कर दिया सामने वाले को जिसे मैं डिबेंचर खरीदा था, तो उस पर तो 4 महीने का इंटरेस्ट होगा ना। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अगर तुम डेट बोल रहा है 3926, तो मेरा बात समझो, जो आउटसाइडर लोग हैं उनके हाथ में 900 डिबेंचर है, एक एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100, तो 90,000 का डिबेंचर है, इस पे इंटरेस्ट 12%, इसको तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मुझे पे करना है। किंतु जो ओन है, ओन हम लोग खुद, हमारे हाथ में तो 100 डिबेंचर है ना, एक एक का फेस वैल्यू 100 है ना, इंटरेस्ट 12% है, ये ओन डिबेंचर में 2 महीने का इंटरेस्ट पहले पे हो चुका है, तो अभी इस पीरियड में सिर्फ 4 महीने का इंटरेस्ट देना मुझे 4/12। तुम कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसका 5400 का इंटरेस्ट हो गया आउटसाइडर के लिए, और इसका 400 रुपए का इंटरेस्ट। और आज जब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा मुन्ना, एंट्री क्या बनेगा जरा ध्यान दो, मैं लिख रहा हूं डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट, ये समझने का पॉइंट है मुन्ना, इसलिए करा रहा हूं, यहीं पर मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। मैं पे करूंगा आउटसाइडर को तो टू बैंक, आउटसाइडर को कितना पे होगा? 5400, और खुद का 400, तो खुद को थोड़ी ना ऐसे देंगे, तो खुद के लिए लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 400, तो इंटरेस्ट में चला जाएगा 5800। अभी मेरा बात समझाने का खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा रुक जाओ, बोलो यहां तक ठीक है? क्योंकि मैं एग्जांपल लेके नहीं समझाऊंगा तो तुम समझेगा नहीं, जब पढ़ रहा है तो थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बढ़िया से पढ़ लो ना यार।
भैया आगे बताओ ना प्लीज प्लीज। अच्छा मैं बताता हूं। तो भाई साहब ऐसा है, ये मैं यहां खड़ा था, अब समय का पहिया आगे घुमा, ये 31 3 आ गया, और इस दिन हम अपने डिबेंचर को कैंसिल कर देंगे, ओन डिबेंचर को कैंसिल करने से पहले याद रखो ये इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सुनो ना, टोटल 1000 डिबेंचर है, 100 हमारे पास है, 900 आउटसाइडर। यहां से लेके यहां तक 6 महीना होता है, तो आउटसाइडर को 6 महीने का इंटरेस्ट, और यहां से लेके यहां तक 6 महीना होता है, तो मेरे को भी तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। मेरे को मतलब ओन डिबेंचर पे। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं 31 3 27, पहले तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा आउटसाइडर को भी और खुद को भी। आउटसाइडर को भी देना है, खुद को भी देना है। तेरे की कहां डांस कर रही है। सुनो, आउटसाइडर को पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, और मेरा भी तो अब 6 महीने का है, तो ये तो 5400 और 6 महीने का 600, टोटल इंटरेस्ट 6000 का हो गया। ठीक ही है। अब जब एंट्री करने जा रहा हूं आज मैं, एंट्री वही है, बस थोड़ा वैल्यूज में चेंज हो रहा है, एंट्री तो वही है। मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बैंक में मैं पे करूंगा आउटसाइडर को 5400, ओन डिबेंचर है 600, तो यहां चला जाएगा 6000। घबराना मत, अभी एक और चीज, 2 पॉइंट और बताना है। अभी मैं यहां पर इस दिन आके 31 को ये जो इन्वेस्टमेंट किया था ना ओन डिबेंचर में, इसको कैंसिल करूंगा। तो जब कैंसिल करने जा रहा हूं आज के दिन, तो पहले का पुराना वाला जो डिबेंचर अकाउंट, मेरे पास तो डिबेंचर अकाउंट भी मैं डिबेंचर इशू किया हूं, मेरे पास डिबेंचर अकाउंट है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कैंसिल करूंगा। अब पैसा तो पहले ही दे दिया था, आज मेरे पास अकाउंट है इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में, तो मैं इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर रहा हूं टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। तुम समझ नहीं रहा, डिबेंचर में मैं लिखूंगा फेस वैल्यू। हमारे पास टोटल 1000 डिबेंचर था, एक का फेस वैल्यू 100, मतलब ये 1 लाख। और इन्वेस्टमेंट हमने कितने में किया था, ये देखो कितने में खरीदा, 96। 1 लाख थोड़ी ना, सारा थोड़ी ना कैंसिल हो, 100 है। ओहो, 100 इंटू 100 ये 10,000 है, सॉरी 100 डिबेंचर कैंसिल हो रहा है ना, 100 एक का फेस वैल्यू 100 है, तो 10,000, और ओन डिबेंचर है 9,600। तो डिफरेंस आपको जो 400 दिखाई दे रहा है, ये है तुम्हारा पॉक, वही प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। याद आ गया सारा बात। और पॉक को कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो पॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 400 रुपए ट्रांसफर करो, खत्म। यहां सब छोड़ देते हैं, बस तुम यहां मत छोड़ना, तुम अच्छा बच्चा है। लास्ट एक भूलना मत, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट हमने पे किया था ना, ये पीएल में जाना चाहिए। और थोड़ा सावधानी से मैं दिखा रहा हूं, पूरे साल का इंटरेस्ट पीएल में जाएगा ना। देख पहले तुम पे किया था 200, कैलकुलेटर निकाल निकाल निकाल, टोटल का 200। इसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट आया था 5800, कितना हो गया 6000 6 महीने का, और बाकी 6 महीने का कितना हो गया 6000, 12,000। वेरी गुड, पूरे साल का इंटरेस्ट पीएल में जाना, 6 महीने का मत करना। एक दो सम तुम्हारा इंस्टीट्यूट का बुक में देख रहा था, 6 महीने का लोग इंटरेस्ट पीएल में डाले, गलत है, पूरे साल का इंटरेस्ट पीएल में जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे साल का पीएल में डालना, पक्का ना भैया। हाँ मैं बोल रहा हूं ना, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। भाई अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो होता है ना भाई, तो पूरे साल का ही तो पीएल में डालोगे, आधा साल का थोड़ी ना डालो। अब इतना तो तुमको ट्रैक रखना पड़ेगा, तुम प्रोफेशनल बंदा है। बोला भैया आपको लग नहीं रहा डिबेंचर में तो रिडेम्पशन में ज्यादा टाइम लग गया। फिर नॉर्मली जब पढ़ते हो ना क्लास में, तो 10 से 11 घंटा लगता है। अब उसको अगर 1.5-2 घंटा में अगर मैं फिनिश करा दे रहा हूं, तो 20% टाइम में फिनिश करा रहा हूं। दे दो भाई, एक क्वेश्चन तो आना है भाई, तुम कुछ भी कर लो। चलो ये भी हो गया। तो देख मैंने यहां लिखा था, सारा नोट्स पढ़ा देता हूं तुमको। जिस दिन परचेस करेंगे उस दिन पहले डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, लास्ट इंटरेस्ट जैसे ट्रांजैक्शन का पेमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट खुद के डिबेंचर में किया तो बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर टू बैंक। इंटरेस्ट वाले दिन पे करें इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये आउटसाइडर को, ये सेल्फ को। जब डिबेंचर कैंसिल हो रहा है उस दिन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट, अच्छा लॉस भी हो सकता है तो लॉस ऑन कैंसिलेशन आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को तो तुम पीएल में सॉरी कैपिटल रिजर्व में डालेगा, किंतु लॉस को तो तुम पीएल में डालता है, वही लिख दिया प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व, पीएल टू लॉस ऑन कैंसिलेशन।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो रेक्टिफिकेशन इस क्वेश्चन में कर लेना। अच्छा, तुमको तो पीडीएफ मिला, करेक्ट किया वही मिला, ये 2020 है, ये भी 2020 है। क्या भैया रुक क्यों गए, मैं पढ़ूं, रेडी है? ओके, ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग सिंस 1 मार्च 2020। एंट्री कब से करके दिखाना है? 1 मार्च से। मैं यहां कहीं पर कोई 1 मार्च का डेट आ रहा है, 1 मार्च 2020 से एंट्री दिखाना। कहानी पढ़ने दो भाई। बोलता है इन 2014, बहुत पुराना बात है, 2014 का, XY Limited has issued 5007.5 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो 5000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच मतलब 5 लाख का डिबेंचर है, 7.5% इसका इंटरेस्ट रेट है। 14 में इशू हुआ था, हम तो 20 में खड़े हैं भाई, तो हम क्या कर रहे हैं? अभी मुझको इशू का एंट्री तो नहीं करना, क्योंकि एंट्री सिंस 1 मार्च बोला है। On 1 March 20, the company purchased 500 own 7.5 debenture at 47,500 कम इंटरेस्ट। ओ, हमने यहां पर ओन डिबेंचर परचेज कर लिया था। तो अगर ओन डिबेंचर परचेज कर लिया, यहां पर कम इंटरेस्ट बोल रहा है, तुमको इंटरेस्ट का ड्यू डेट भी चाहिए, आगे देखने तो, पढ़ने दो थोड़ा सा। द डिबेंचर वर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट अंटिल 30 जून 2020 व्हेन इट वाज डिसाइडेड टू कैंसिल देम। ओ, जून में जाके कैंसिल भी कर देंगे, लो कर लो बात। तो जून मान लो यहां कहीं पर आएगा, बोलता है 30 जून 2020 को हम ये डिबेंचर को फिर कैंसिल करेंगे। मतलब पहले परचेस किए, इन्वेस्टमेंट किए ऐसे, और कुछ महीना बाद जाके इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली 30 जून एंड दिसंबर एंड द बुक्स वर क्लोज ऑन 30 जून। ओ, सुना सुना थोड़ा ध्यान से, बुक क्लोजिंग है 30 जून, तो स्टार्ट कब होगा ईयर का? खुद का दिमाग लगा, जुलाई से। तो 1 जुलाई 2019 को स्टार्ट हुआ ईयर और खत्म होगा यहां पर। और इंटरेस्ट का डेट बोल रहा है 30 जून एंड 31 दिसंबर। ओ, इंटरेस्ट का डेट यहां पर आएगा, एक आएगा 31 दिसंबर, ये तो 19 में होगा, और एक आएगा जून में, ये रहा जून। 6 महीने का इंटरेस्ट इस वक्त दिया जाता है, कंपनी देगा। बोले यस सर, नो सर। ओ भैया कहां 6 महीना, ये दिखाई नहीं दे रहा है ये डेट। अच्छा, ये डेट थोड़ा लाइट हो गया, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, घबराने का बात नहीं है। ये लो, एक वो लोग बोला 31 दिसंबर 19, 6 महीना का इंटरेस्ट, फिर 30 जून 19, ये भी 6 महीना का इंटरेस्ट, ठीक है। अभी कलर ठीक है, हमें वही देखा, दिखाई क्यों नहीं दे रहा कलर, ओके। फिर बोल रहा है, कहां गया, अज्यूम एब्सेंस ऑफ सिंकिंग फंड, मतलब वही डीआरआर इन्वेस्टमेंट का दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब मैं यहां पर खरीदने गया, मेरे को एक तो पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट करना चाहिए, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट वाला। मैं पहले लिख लेता हूं, कम इंटरेस्ट प्राइस, यहां से फिर इंटरेस्ट लेस होगा, जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स इंटरेस्ट प्राइस। सुनो ना, कम इंटरेस्ट प्राइस ये लोग दे दिया था 47,500, तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा लास्ट इंटरेस्ट डेट से ट्रांजैक्शन डेट। अगर ओन डिवेंचर यहां परचेज कर रहा हूं तो लास्ट इंटरेस्ट डेट यहां पर आया, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी फरवरी, 2 महीना ही तो होता है, 2 महीना का इंटरेस्ट इसमें है। फेस वैल्यू कितना था? 500 डिवेंचर है, 500 डिवेंचर, एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100, तो 50,000, इस पे 7.5% इंटरेस्ट है, 2 मंथ का इंटरेस्ट, तो 2/12, 50,000 इंटू 7.5% इंटू 2/12, तो 625 का इंटरेस्ट है। ये यहां से अगर आप हटा देंगे 47,500, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस मिल जाएगा 46,875। जर्नल एंट्री करने बोल रहा है, मैं करूंगा, पहले तो परचेज करना पड़ेगा ना, इन्वेस्टमेंट को कर लिया। तुम एक काम करो, यहां पर अभी भी 10 लाइंस का जगह छोड़ दो कुछ और वर्किंग नोट्स के लिए, और तुम आ जाओ लिखने के लिए बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम था XY लिमिटेड, मिल गया मुझे, तुमको भी मिल ही गया होगा। अब ये सब थोड़ी ना बैठ बैठ के समझाने का, मैं तो बोलूंगा मेरा ये जो PDF है ना, तुमको पहले ही बोलना चाहिए था, बोला ही है,
इसका प्रिंट आउट लेके या पीडीएफ सामने सामने खोल के फिर पढ़ना, इजी रहेगा। कॉपी मत करने लग जाना सिर्फ बैठ बैठ के। बहुत जन का आदत है वीडियो देखने बैठेगा तो कॉपी करेगा, नहीं, समझ समझ के, टाइम लग जाए थोड़ा सा ज्यादा, समझ समझ के। अच्छा, बुक्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड जर्नल, मुझे जर्नल करना है। करें भाई, नहीं करें, करना है। पहले इंटरेस्ट पे होगा, ये तारीख था 1/3, ये लोग एंट्री 1/3 से दिखाने बोल रहा है। सुनो मेरा बात, ये लोग इंटरेस्ट 1/3 से दिखाने बोला। अगर पूरा साल का बोलता ना तो पहले मेरे को 31 दिसंबर को 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ता सारे डिवेंचर ओनर। पे करने बोला नहीं है, एंट्री दिखाने बोला नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहे, किंतु मन में तो ये रहना चाहिए 6 महीने का इंटरेस्ट पे होगा। नहीं समझा? अपना 5000 डिवेंचर 100 करके 5 लाख, इसमें 7.5% इंटरेस्ट, 5 लाख पे 7.5 और 6 महीने का इंटरेस्ट करेगा तो 18,750 का इंटरेस्ट पे करके दिखाना पड़ता। पर समय बोला नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि समय बोला है 1 मार्च से एंट्री दिखाने, तो मैं भी 1 मार्च से दिखा रहा हूं, पर इंटरेस्ट तो पे होगा। वो मत भूल जाना। हाँ, तो 1 मार्च 2020 को पहले इंटरेस्ट पे करोगे, जो डिबेंचर खरीद रहे हैं ना उस पे लास्ट इंटरेस्ट डेट से ट्रांजैक्शन डेट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट किया था तुम लोग 625, 625, समझ गया? और फिर ओन डिबेंचर खरीद रहे हैं सेम डे को, तो एंट्री कर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें आता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट कितने में खरीदा, कॉस्ट कितना है 46,875, 46,875, 46,875। प्रॉपर रिवीजन करने का है, कर लिया ना? 46,875, 46,875, 46,875 करो भैया, कर लिए भैया। अच्छा, हो गया 1 मार्च, तो आगे चलो। मैं परचेज करके यहां बैठ गया, मैं आगे चला 30 सितंबर आया, पहले ये इंटरेस्ट डेट है, इस दिन हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात समझो, टोटल 5,000 डिबेंचर होल्डर थे, जिसमें से हमने तो 500 खरीद लिया, बाकी 4,500 आउटसाइडर है। आउटसाइडर को तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये तो ओन डिबेंचर मैंने तो 1 मार्च को खरीदा है, तो 1 मार्च से लेके 30 जून तक, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का इंटरेस्ट। मैंने जगह छोड़ने बोला था इसी दिन के लिए। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन 30 जून 20। तो भैया इसमें है, पहले आउटसाइडर का बात कर लेते हैं। 4,500 डिबेंचर उनके पास है, एक एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है। इस पे 7.5% करके 6 महीने का इंटरेस्ट आज पे करना है। और जो ओन डिबेंचर है वो तो 500 है, एक एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है। इस पे इंटरेस्ट 7.5 करके मैं 4 महीने का इंटरेस्ट दूंगा इस पे से, ठीक है? भी खुद को ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, हाँ तो भैया दे रहे हैं तो दे रहे हैं, खुद होल्ड कर रहे हैं तो खुद को दे रहे हैं, इसीलिए तो ओन डिबेंचर खरीदा गया है। अब ये सब लॉजिक वॉजिक क्या था इसके पीछे क्लास में बहुत बात किया, अभी ये सब बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करने का, अभी तो रिवीजन करना है, फटफट कैसे होगा इस पे फोकस करना है। क्यों होगा इस पे फोकस? प्रॉपर क्लास में किया जाता है। 1250 टोल कर लो, 67,500 प्लस 1250, 68,750। अब मैं डिवेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट का एंट्री करने गया 30 जून को, 30 जून 2020 मैं इंटरेस्ट पेमेंट करने गया, तो फिर से लिखा डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू, बाहर वालों को देंगे तो टू बैंक, और खुद को दे रहे हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर।
बाहर वालों को देना था, हमने निकाला था 67,500 और खुद को देना था 1250, तो टोटल इंटरेस्ट में लिख देना 68,750। ए नरेशन तुम लोग हैंडल कर लेना। बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। आप बोला था कैंसिल करने के लिए, ऑन डिबेंचर हम कैंसिल करेंगे। खुद का जो डिबेंचर है उसका नाम क्या था देखे थे, 7.5% डिबेंचर। तो भैया जो हमारे पास 500 डिबेंचर है उसको कैंसिल करना है 30 जून को ही। 7.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक थोड़ी ना आएगा, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर आएगा, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर आएगा। थोड़ा इधर करके लिख रहा हूं तो जगह का मारपीट हो जाएगा नहीं तो, हाँ प्लीज गुस्सा मत होना। टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर और बाकी बचना चाहिए टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। मैं जो सम करा रहा हूं उसको एग्जाम में जाने से पहले 2 या 3 बार कर लेना, मोर देन एनफ है। एक बार भी कर लिया तो काफी, अगर याद रख पाए तो। अगर लगे कि थोड़ा सा ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है तो 1-2 बार और लिख लेना, हो जाएगा आराम से। अच्छा हम लोग 500 डिबेंचर खरीदे थे, एक एक का 100 रुपए, तो इसका टोटल फेस वैल्यू तो 50,000 था। ओन डिबेंचर का एक्स कितना में खरीदे थे, खरीदे थे 46,875, तो उधर लिख दीजिए 46,875। 50,000 माइनस 46,875 तो 3,125 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है। And needless to say, profit on cancellation will be transferred to which account? Capital reserve. तो अगला एंट्री करना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व 3,125। थ्री वन टू फाइव। बोलिए कुछ समझ में आया? सम खत्म। लास्ट बात बाकी है, डिबेंचर इंटरेस्ट को क्लोज करना पड़ेगा पीएल में। तो सुना, डिबेंचर इंटरेस्ट पीएल में क्लोज करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। और याद रखना पूरा साल का क्लोज कर देना, ऊपर से जोड़ जोड़ के लिखने आएगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि पहला 6 महीने का इंटरेस्ट का एंट्री तो हमने किया नहीं है, पर वो इंटरेस्ट क्लोज तो होगा ना। जब एंट्री मार रहे हो तो सही वैल्यू लिखोगे ना। हाँ, तुम्हारा इंस्टीट्यूट का बुक में गलती किया हुआ है वो मत कर देना तुम, फिर इंस्टीट्यूट मार्क्स काटेगा। मैं तो बोलता हूँ सुनना, इतना सोचने का क्या, 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के खत्म कर। मैं समझे नहीं। अरे भाई तेरे पास 5 लाख रुपए का डिबेंचर है, इंटरेस्ट 7.5% लगा, काम खत्म कर। 5 लाख का 7.5%, ये हो जाएगा 37,500। पूरे साल भर का इंटरेस्ट, पूरे साल भर का इंटरेस्ट पीएल में क्लोज करना। प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं, बस खत्म हो गया। समझ में आया? बढ़िया समय। सुनो ना, मैं तो पूरा कोशिश किया कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको दे के ये चैप्टर पूरा रिवाइज करा दूं कम से कम टाइम में, तो वो मैंने अपना वादा पूरा कर। अब आपका जिम्मेदारी है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके 1-2 बार रिवीजन कर लेना नोट्स का। देख मेरा टारगेट एक ही है कि इस बार हमको पास परसेंटेज बढ़ाना है। पास परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है, कम रहा है एग्जाम में। रीजन है कि बच्चे इस सब्जेक्ट में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, 40 तक नहीं ला पा रहे बच्चे, और नहीं आ रहा है फिर दोष दे रहे इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट का दोस्त नहीं, आप लोग पूरा नॉलेज लेके नहीं जाते हो, आधा अधूरा पढ़ के जाते हो। ऐसे कैसे चलेगा मुन्ना? पूरा पढ़ के जाओ, अच्छे से रिवाइज करके जाओ। प्लीज मैं जो एफर्ट कर रहा हूं, मेरा ये जो एम है इस बार का, इसको प्लीज पूरा फुलफिल करो। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पूरा वीडियो देख लिया नालायक, सब्सक्राइब भी करो। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा देना, सारे के सारे एक एक बच्चे के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर बच्चा ये कोर्स में है तो उस तक ये पहुंच जाना चाहिए। मेरा बात समझ गया? ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने। इतना तो एक्सपेक्ट करो, इतना एफर्ट डाल रहा हूं तुम लोग के लिए, इतना तो एक्सपेक्ट करो कि मेरे मोटिव के साथ जुड़ के सबके तक फैला दो ये बात। इस बार एक एक बच्चा इस सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। बाकी में तुम लोग पास हो जाता, हमको पता है ये सब्जेक्ट ही तुमको रुलाता थोड़ा। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट। खत्म हो गया ये वाला बात, ये यही खत्म।